वेलकम 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 सीए फाइनल के प्यारे स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है म्यूचुअल फंड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा या माता पिता का पैसा म्यूचुअल फंड्स में, और मुझे लगता है आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता भी है। लेकिन मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैं हमेशा पढ़ाता हूं, ताकि एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो भी सीख सकें कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्या होता है म्यूचुअल फंड। हमारा मेन टॉपिक जो है इन दी करिकुलम वो कैलकुलेशन बेस्ड है, यानी हमें म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन के बारे में बात करनी है ज़्यादा। बट मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको म्यूचुअल फंड की एक होलिस्टिक ओपिनियन आपको दे पाऊँ, होलिस्टिक व्यू आपको दे पाऊँ। मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं सिखाता हूँ, ये एक एकेडमिक कोर्स है जो आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान दे सकूँ, बट दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस विल ओनली बी एकेडमिक नॉलेज। चलिए आइए बात करते हैं। पहले मैं एक जनरल लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना स्टार्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अगर सोचो आपसे, क्योंकि अब आप सीए पढ़ रहे हैं, तो आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोगों को तो ये उम्मीद होगी कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, दे मस्ट बी बिलीविंग दिस, है ना। तो हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हों कि बताओ बेटा म्यूचुअल फंड क्या होता है। सोचो वो आपसे पूछें, हो सकता है आपके पड़ोसी को किसी को नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होता है, और वो आपसे जानना चाहता है कि यार आजकल बड़ा म्यूचुअल फंड का क्रेज़ चल रहा है, आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, बहुत दुनिया में नाम हो रखा है म्यूचुअल फंड्स का। सो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स ऑल अबाउट, ज़रा इसके बारे में आप हमें बताइए। तो अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछ लेता है कि भैया म्यूचुअल फंड ये सब क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे उन्हें? ठीक है जी। बोलिए, इतनी बातें समझे आप मैंने क्या कहा? मैं रिपीट कर देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स का बेसिक अनुवाद क्या है, बेसिक मतलब क्या है, हम ये बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप कहें कि हम एक आम आदमी हैं, मान लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लेते हैं मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा काम पूरे दिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ने का, स्टॉक्स के बारे में पढ़ने का नहीं है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेस बिल्डिंग से बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक चित्र बना सकते हैं, ध्यान से सोचिएगा बस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ, अब क्या मेरे पास इतना समय है पूरे दिन कि मैं पूरे दिन स्टॉक्स के बारे में स्टडी करता रहूँ, पढ़ता रहूँ, कौन से वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं, किन स्टॉक्स में कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है, किन स्टॉक्स, मान लो किस कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किस कंपनी का मर्जर अनाउंस हुआ है, किस कंपनी की बात चल रही है मर्जर की, किस कंपनी के एमडी चेंज होने वाले हैं, किस कंपनी की ओनरशिप में चेंज आने वाला है, बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं। मान लो कि कोई कंपनी एक स्पेसिफिक काम करती है, गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है, तो एकदम उसका शेयर प्राइस नेगेटिव जाएगा। क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं पूरे दिन स्टॉक मार्केट में बैठकर शेयर्स को एनालाइज करता रहूं? द आंसर इज़ नो। क्या किसी एक इंसान के पास इतनी क्षमता होती है कि वो इतने शेयर्स के बारे में एनालाइज कर पाए? द आंसर इज़ नो। क्या हमारे पास अकेले के पास, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, कि हमारा कैपिटल बेस इतना बड़ा होता है कि हम अपना पूरा दिन किसी शेयर की वैल्यूएशन पे निकाल दें? भाई एग्जांपल लो, अगर तो आप एक शेयर में 10 करोड़ रुपए लगाने वाले हो, तो आप उसके बारे में अगर एक महीना स्टडी कर रहे हो, एक महीना उसकी रिपोर्ट्स बना रहे हो, उसके बारे में सब कुछ जान रहे हो, उसके फ्यूचर के बारे में जान रहे हो, तो मुझे लगता है इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आप बहुत बड़ा पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। उस बड़े पैसे पे थोड़ा भी फ़र्क पड़ेगा तो आपको बहुत फ़र्क आ रहा होगा। पर क्या आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा होता है? यूजुअली सब लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इतनी बड़ी होती हैं। कोई 10 20 30 50 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है मार्केट में, नहीं लगा रहा होता, आम आदमी नहीं लगा रहा होता। तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है? इमेजिन करिए कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है, ऐसा मानते हैं ज़्यादातर लोग। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा, मैं खुद भी ऐसा मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है अगर आपकी सिलेक्शन ठीक रहती है तो। पर क्या मुझे इतना समय है मेरे पास कि मैं खुद स्टॉक पिक करूँ? अच्छा, मान लो मैंने 5 स्टॉक पिक भी कर लिए। इमेजिन करो, मैंने 5 महीने लगाकर 5 कंपनियों के बारे में रिसर्च करी, उनके बारे में बहुत बढ़िया रिसर्च करी, और मैंने 5 अच्छी कंपनियां चुनकर उन सब में 2-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन क्या मेरे पास अब इतना समय होगा कि मैं इन 5 कंपनियों के बिज़नेस के बारे में हर चीज़ रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ता रहूँ, जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ करूँ? पहली बात, क्या मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी? द आंसर इज़ नो। मुझे वो इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब वो पुरानी हो चुकी होगी, जब उस पे प्राइस एक्शन जो होना है वो हो चुका होगा, यानी जितना प्राइस पे इम्पैक्ट आना है उसके शेयर पे वो ऑलरेडी आ चुका होगा। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन उसके बाद पहुंचेगी। क्या मेरे पास प्रोएक्टिव एनालिसिस की स्किल्स होंगी? शायद नहीं। तो क्या मैंने 5 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, क्या मैं 5 कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बाद बैठ सकता हूँ पूरी ज़िंदगी आराम से बैठ के? नहीं।
मुझे उस पर फिर भी मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। मॉनिटरिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? नज़र रखनी पड़ती है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है। पता चला उन 5 में से 2 कंपनियों के बहुत बुरे रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं, तो उनका शेयर प्राइस फॉल होगा। और हो सकता है कोई ड्रामेटिक चेंज हो गया, उसमें से एक बिजनेस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो भैया मुझे पता है कि मेरे वो शेयर पिटने वाले हैं, तो मुझे उन्हें बेचकर किसी और कंपनी में पैसा लगाना पड़ेगा। यानी क्या इन्वेस्टमेंट इज़ अ वन टाइम अफेयर या इन्वेस्टमेंट इज़ अ रेगुलर अफेयर? सोच के बोलो। इन्वेस्टमेंट इज़ अ रेगुलर अफेयर, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली। तो ऐसे में मैं तो परेशान हो जाऊंगा शेयर मार्केट से, और आप भी हो जाएंगे, होपफुली आम आदमी हो जाता है। तो उसका उपाय ढूंढा गया कि इसका उपाय क्या होगा। इसका उपाय है म्यूचुअल फंड। कैसे? अब ज़रा ध्यान से सुनो। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं मैं और मेरे जैसे और हज़ारों लाखों लोग हैं, अब हम सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, मान लो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 500, 1000, कुछ भी, और हमें लगता है कि यार हमें तो इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अब हमारे पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है कि हम खुद बैठ जाएं नौकरी छोड़कर, काम छोड़कर, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सुनिए। इसलिए बीच में रोल में आता है म्यूचुअल फंड। इसलिए बीच में रोल में कौन आता है? म्यूचुअल फंड। क्या मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? बीच में कौन आता है रोल में? म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अब क्योंकि बीच में म्यूचुअल फंड्स आता है, हम सब लोग इन्हें पैसा देते हैं। म्यूचुअल फंड, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट म्यूचुअल फंड, ये पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के हाथों में जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर मैनेजर्स होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनका काम ही यही है, जिनका काम ही पूरे दिन इन्वेस्टमेंट करने का है। यानी इनकी नौकरी ही यही है। इनको 5 लाख, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, इसी बात की मिल रही है कि भैया तुम पूरे दिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में स्टडी करते रहोगे। और फिर इनके अंडर टीम है, ये अकेले काम नहीं कर रहे। इनके पास मान लो 50 एनालिस्ट है, फिर 10 सीनियर एनालिस्ट हैं, फिर 2 मैनेजर्स हैं। अब ये सब लोग पूरे दिन अलग अलग कंपनियों पर रिसर्च करते रहते हैं। वो डेटा अपने सीनियर एनालिस्ट को देते हैं, वो मैनेजर्स के पास आती है, वो इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास आती है। यानी एक तरीके से मैं अगर खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइस लूँगा, मतलब मैं खुद अगर इन्वेस्टमेंट्स को खोजूंगा, ढूंढूंगा, खंगालूंगा, तो मेरी 2 आँखें हैं, एक दिमाग है। अब यहाँ पे उसी काम को करने के लिए शायद 100 दिमाग लगे हुए, 200 आँखें लगी हुई हैं। अग्री और डिसअग्री? फिर क्या मैं महंगे से महंगे टूल्स खरीद सकता हूँ एनालिसिस के? नहीं, मेरे पास वैसे सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, मेरे पास वैसा रियल टाइम डेटा नहीं होगा। इनके पास रियल टाइम डेटा और सॉफ्टवेयर एक्सेस भी होंगे। अब आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्यों मुझसे बेटर इन्वेस्टमेंट्स करनी जानते होंगे शायद। अग्री या डिसअग्री? आप मुझे बताओ, अग्री या डिसअग्री? अग्री करते हो आप? तो अब ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, ये इनके पास ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कंपनीज के बारे में। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें पैसा देते हैं और हम इन्हें कहते हैं भैया तुम हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो। सो दिस इज़ म्यूचुअल फंड। बस इतना ही है म्यूचुअल फंड। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड वर्ड का मतलब यही है। म्यूचुअल मतलब हम सब लोगों का साझा पैसा है, इकट्ठा पैसा है। म्यूचुअल पैसा है, हम सब लोगों ने म्यूचुअल करके फंड इकट्ठा कर दिया और मैनेजर को दे दिया, बोला बेटा तू इन्वेस्ट कर हमारे बिहाफ पे। अब इन सब का खर्चा, इनकी सैलरी, इनकी सैलरी, ये सब कुछ हम अपने एक्सपेंसेस में से कटवा देते हैं। मतलब क्योंकि हमारा पैसा फिर मार्केट में लगता है, मार्केट में पैसे की कमाई आती है, उस कमाई में से ये कुछ एक्सपेंस काट लेते हैं और बचा हुआ पैसा हमें मिल जाता है, अर्निंग। तो बेसिकली हमने अपने सबने मिलकर पैसा मैनेजर को दे दिया और बोला मैनेजर बेटा तू संभाल हमारा पैसा। दिस इज़ म्यूचुअल फंड, फुल स्टॉप। बस इसके आगे म्यूचुअल फंड है ही नहीं, खत्म, टॉपिक खत्म। अब तो बस डिस्कशन होना है इनकी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। क्या आपको म्यूचुअल फंड का इंटेंट समझ आया? कितने बच्चों को इंटेंट समझ आया? वाई म्यूचुअल फंड? अगर कोई आपसे ये पूछे वाई म्यूचुअल फंड, अगर कोई आपसे पूछता है कि वाई म्यूचुअल फंड, तो उसे पहले ये समझाओ, या व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड अगर कोई पूछता है तो पहले उसे ये समझाओ कि म्यूचुअल फंड ज़रूरी क्यों है। देखो मैं म्यूचुअल फंड को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय एनीबडी हेयर फॉर प्रमोटिंग म्यूचुअल फंड। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देख बेटा, म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग बहुत सारा पैसा अपना जमा करा देते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली। अच्छा एक बात हो, इन्हें पैसा क्यों देते हो? ये भी तो अपना एक्सपेंस काट रहा है, ये भी तो अपने एक्सपेंसेस ले रहा है, तो फिर हम इन्हें पैसा क्यों दे रहे हैं? आप मुझे रीज़न दो। क्योंकि इनको एक्सपेंस देने के बाद भी ये ज़्यादा कमा रहे होते हैं। मान लो मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता तो मैं 12% कमा रहा होता, इमेजिन करो, और इन्होंने कमा दिया 15% अपने सूझबूझ से, अपनी अक्ल से, 3% एक्स्ट्रा। अगर उसमें से ये 1% का एक्सपेंस ले भी लेगा तो भी मुझे तो 14% मिल रही है रिटर्न नेट, यानी मुझे तो फिर भी फ़ायदा ही है और मेरा समय बच रहा है। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहना पड़ता, अपना दिमाग खपाना पड़ता। आज की डेट में आप इस बात को नोटिस कर लीजिएगा
जितने भी लोग कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मुझे ऐसा लगता है शायद 2 करोड़ से लेके मे बी 50 से 100 करोड़ के बीच में है ना, उनमें से ज़्यादातर लोगों का मेजर पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, मेजर पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है। क्यों? अच्छा सर, इससे बड़े वाले लोगों का क्या होता है? वो हेज फंड्स वगैरह, हेज फंड्स इधर भी चले जाते हैं, 50 करोड़ वाले लोग भी चले जाते हैं, 25 करोड़ वाले लोग भी चले जाते हैं, बट यूजुअली मतलब ऐसे कहो कि 2 करोड़ से 50 करोड़ वाले ज़्यादातर लोग जो होंगे ना, जिनकी इन्वेस्टमेंट साइज़ इतनी होगी, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फ़ंड के रूट से जाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक सेफ़र ऑप्शन है, कम एक्सपेंस रेशियो है, थोड़े सेफ़ काम करते हैं। और म्यूचुअल फ़ंड में आप चुन सकते हो कि आपको कैसे फ़ंड में पैसा लगाना है, किस मैनेजर के पास पैसा लगाना है। पहले आप मुझे वाई म्यूचुअल फंड समझ आया? मैं पढ़ाऊंगा तो सही म्यूचुअल फंड, पहले आप मुझे बताओ वाई समझ आने लगा? क्योंकि वाई समझ आने लगेगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस फील होगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ है। सुनो, क्या मैं पूरे दिन इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज कर सकता हूँ? नहीं। क्या ये पूरे दिन इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि इनका काम है। भाई मैं मैनेज कर रहा हूँ मान लो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ये मैनेज कर रहे हैं मान लो 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने इन्हें पैसा दिया हुआ है। तो इनका इन्वेस्टमेंट साइज़ इतना बड़ा है कि एक्सपेंस ये कर सकते हैं कि अपनी टीम बना सकते हैं, 10 20 30 50 लोगों को रख सकते हैं टीम में, जो इन्हें मैंने इन्फॉर्मेशन देगा रियल टाइम पे। सोचो अब एक एनालिस्ट है, उसका काम है कि एक कंपनी दे दी उसे, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दे दी, अब वो पूरे दिन सिर्फ रिलायंस के बारे में पढ़ता रहता है, उन्हीं के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो उसे तो रियल टाइम पता होगा ना आज रिलायंस ने क्या डिसीजन नया लिया है, क्या नया हुआ, किस ब्रांच में नया हुआ, किस जगह डिसीजन हुआ, वो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचेगी, हमारे पास नहीं पहुँचेगी। क्या मेरी बात समझ आई? और एक बात मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड होना क्यों ज़रूरी होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे। जैसे मानो मैंने 5 कंपनियाँ सिलेक्ट करी, अब मैंने 5 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो सब में अपना 20-20% पैसा पुट कर दिया। अब उनमें से एक कंपनी ने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, पुअर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब 2-4-5% वो गिरेगी तो मुझे तब तक रियलाइज़ नहीं होगा। जब वो 20% गिर जाएगा उसका शेयर, तो मुझे रियलाइज़ होगा ये शेयर तो मुझे नुकसान दे रहा है, और फिर मैं उसे बेचूंगा हबड़ा तबड़ी में, यानी नुकसान पे बेचूंगा, और फिर मैं एक नई कंपनी की रिसर्च करूंगा। इस सब में मुझे समय लगेगा, मेरी अर्निंग टूटेगी। बट म्यूचुअल फंड मैनेजर का क्या होता है, इनके पास स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कंपनी अब पुअर परफॉर्म कर रही है, तो ये इमीडिएटली उस कंपनी का शेयर सेल कर देंगे और इमीडिएटली किसी और कंपनी को बाय कर लेंगे। तो जो मुझे 20% डिप झेलना पड़ा, वो शायद ये 5% पे ही बेचकर नई कंपनी खरीद लेंगे और उसमें 5-7% कमा भी लेंगे। तो ये कवर अप कर लेंगे जल्दी। मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा, मैं उतनी जल्दी रोटेट नहीं कर पाऊंगा। प्लस सबसे बड़ी बात, मैं जब रोटेट करूंगा ना तो मुझ पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? मतलब मैं एक बारी पहले म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आज की क्लास में टिपिकली लिखवाऊँ कुछ भी नहीं, लेकिन मैं पूरा म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ पहले आपको। एक प्रॉब्लम और देखो, इमेजिन करो कि मैंने लेटेस्ट से मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए मैंने 5 कंपनियों में इन्वेस्ट किए, 1 2 3 4 5, यानी कंपनी 1 में मैंने 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है, मैंने इन सब में 2-2 लाख रुपए लगाए। ओके, अब ये जो 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे, मान लो इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो गई, 100% इंक्रीज़ हो गया शेयर, हो जाता है मान लो 1 साल 2 साल में ये शेयर इंक्रीज़ हो गया जी। अब अचानक से ये 4 लाख वाला शेयर एकदम फॉल होने लग गया, मान लो इसका शेयर प्राइस एकदम से फॉल होने लग गया। अब जब इसका शेयर प्राइस फॉल होने लग गया तो मेरे को लगा भाई यार ये तो दुनिया ही ख़राब हो गई, ये तो अगर शेयर प्राइस फॉल हो रहा है तो दुनिया ख़राब हो गई। ये मान लो शेयर प्राइस कम फॉल होते होते 3.5 लाख पे आ गया, 10-12% का फॉल हो गया मेरे लिए। अब मैं इसे बेच रहा हूँ, 3.5 लाख में, और फिर कोई नया शेयर खरीदूंगा 3.5 लाख के। बट एक बात पता है क्या, जब मैं सेल करूंगा और जब मैं बाय करूंगा, तो मुझे इसके बीच में भी कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा 2 लाख का था, बेचा 3.5 लाख का, तो 1.5 लाख रुपया कमाया है, उस 1.5 लाख पे भी मुझे कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो मेरे हाथों में उतने पैसे नहीं बचेंगे, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट खर्च हो जाएगी। जितनी बार भी मैं रोटेट करूंगा, मैं कुछ बेचूंगा, कुछ खरीदूंगा, कुछ बेचूंगा, कुछ खरीदूंगा, मेरी कैपिटल पे हमेशा कैपिटल गेन लगता रहेगा और मुझे नुकसान होता रहेगा, यानी मेरी कैपिटल इफेक्टिवली ग्रो नहीं करेगी। क्या मेरी बात आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? तो इसीलिए भी म्यूचुअल फंड एक बेटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे एक समझदार आदमी जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। ये अब
आपका काम क्या रह गया? सोचो अगर मैं आपको बोलूँ कि आज से आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीखनी है, आपको रियल टाइम इन्वेस्टिंग नहीं सीखनी, तो उसमें आपका काम क्या रह गया? आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स को खोजना है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पास्ट में, जिनकी उम्मीद है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिनके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, जिनके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अच्छे हैं। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को कैसे ढूंढते हैं, म्यूचुअल फंड्स को कैसे ढूंढते हैं, हमें ये सब भी समझना है। मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा? क्या मैं आपको एक दो वेबसाइट्स पे ले चलूँ, लाइव दिखाऊं, अलग अलग चीज़ें कुछ दिखाऊं वेबसाइट्स के थ्रू? चलिए, ये मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपके लिए ले आया हूँ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। जैसे आप गूगल पे जाओगे, ICICI म्यूचुअल फंड डालोगे, आपको मिल जाएगा। हम इसकी वेबसाइट पे आ गए। अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन। मैं सिर्फ आप जो कहोगे मैं वो दिखा दूंगा। 2-4 कंपनी, आराम से बैठो। आज की क्लास को ना जीवन की क्लास मानो, मतलब ऐसे मानो कि ये ज़िंदगी की क्लास है आपकी, है ना। एंड एक बात मानना, आज की क्लास में कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर ऐसा सीख के जाओगे, पहली बात जो आपको पहले नहीं आता होगा, और दूसरी बात जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। ट्रस्ट मी, मैं आपके ये अगले 2 आवर्स वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आई वुड ट्राई एंड इन्वेस्ट सो मच पावर एंड नॉलेज इनटू इट कि आपके वो काम आए ही आए, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नीचे जाएंगे आप तो आपको बताया जा सकता है कि एक्सप्लोर ऑल आर फंड्स। तो हम इनके फंड्स एक्सप्लोर करते हैं कि अब इनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके शब्दों के बारे में बात करेंगे, आते जाते रहेंगे अपने नोट्स पे भी। तो देखिए, पहली बात तो ये होता है, अब फंड्स कितनी तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। म्यूचुअल फंड्स कितनी तरह के होते हैं? एक होते हैं इक्विटी फंड्स। सुनो मेरी बातों को सुनो। इक्विटी फंड्स का मतलब है हम पैसा देंगे फंड हाउस को और वो इन्वेस्ट करेगा इक्विटी में। वैसे यही सबसे पॉपुलर भी होंगे, बताओ क्यों ये सबसे पॉपुलर होंगे? हम और आप में, क्योंकि हमें लगता है इक्विटी तेज़ बढ़ती है। फिर होंगे डेट फंड्स। इसमें क्या होगा, हम पैसा देंगे इन्हें और ये पैसा कहाँ लगाएंगे? डेट में लगाएंगे, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। हाइब्रिड में क्या होगा कि वो पैसा दोनों में लगाया जाएगा, कुछ डेट में कुछ इक्विटी में। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, फंड ऑफ फंड्स हैं, फिर इंडेक्स फंड्स हैं। इनके बारे में एकदम क्विकली मैं बताऊं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड में क्या होता है कि आपका कोई पर्पस बताया जाता है, उस पर्पस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाएगी। फंड ऑफ फंड्स में क्या होता है कि ये बहुत बढ़िया बात है। वैसे कुछ लोग कहते हैं इसे दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, कुछ लोग कहते हैं इसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़। फंड ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि हम इस फंड को पैसे देंगे, ये आगे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएगा। फंड ऑफ फंड समझते क्या होता है बेटा? डैडी का डैडी, मतलब ग्रैंड डैडी, है ना। तो ध्यान से समझो, इसमें क्या होगा। अब इसमें आप बोलोगे सर इसमें तो 2 बारी फीस कटेगी। हाँ, फीस 2 बार कटेगी। कैसे? सुनो मेरी बात। मान लो मैंने फंड ऑफ फंड्स को पैसे दिए और मैंने बोला, पता है ये किन लोगों के लिए होता है? ये सुपर आलसी लोगों के लिए है। आप मेरी बात को समझो। आप ये कह रहे हो मैं इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं म्यूचुअल फंड खुद सेलेक्ट करूं। आप बात रही सी समझ रहे हो आप बंदे की? वो कह रहा है इतना टाइम किसके पास है कि म्यूचुअल फंड बैठ के सिलेक्ट करूं। ये कौन करता है? हम पैसा देंगे फंड ऑफ फंड्स को, ये फंड ऑफ फंड्स के मैनेजर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उनमें पैसा लगाएंगे, फिर वो म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो जब कमाई आएगी तो पहले वो वाले म्यूचुअल फंड पैसा अपनी फीस काटेंगे, फिर ये वाला म्यूचुअल फंड अपनी फीस काटेगा आपसे, फिर आपको मिलेगी। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो डबल हो जाती है। कितने बच्चों को समझ आई ये बात? अब मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरों के लिए गरीबों के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़े आलसी लोग लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे इसका केस स्टडी उतना नहीं समझ आता। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि इसमें हम पैसा देंगे और वो पैसा किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50। मैं आपको समझाने के लिए निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लेता हूँ। यानी निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं। आई होप ये बात आपको पता है। आपको ये बात पता है? एक काम करते हैं, मैंने एक बारी पहले आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखो मेरी स्क्रीन पे आ गए आप। मैं पहले ना आपको ये बात समझाता हूँ। देखो भारत में जो मार्केट है ना, इक्विटी की जो मार्केट्स हैं, आप ये बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो इक्विटी की मार्केट में जो टॉप 100 कंपनीज होंगी, 1 से लेके 100 तक सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनीज, 1 से 100 तक सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी, मतलब आप नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे इनटू एमपीएस देखोगे तो इससे मार्केट वैल्यू आ जाती है। क्या ये बात आपको समझ आती है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू पता लग जाती है। ऐसे मार्केट वैल्यू निकाल लो हर कंपनी की। तो जो टॉप 100 कंपनीज़ है ना भारत में, टॉप 100 कंपनीज़, वो कहलाती हैं लार्ज कैप। वो क्या कहलाती हैं बेटा? लार्ज कैप। जो आपने कभी ना कभी सुना होगा किसी से कि लार्ज कैप फंड्स या लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट या लार्ज कैप स्टॉक, है ना। तो लार्ज कैप मतलब इज्जत की बात है कि वो पहले 100 लोगों में आ रही है। मतलब ऐसे समझ लो कि
आपके मतलब कोई रैंक हुआ है, कहीं एग्ज़ाम दिया, तो पहले 100 रैंक जो है वो लार्ज कैप के हैं, समझ गए आप। अब जो 101 से चालू होंगे ना बेटा, 101 से 250 तक, ये मिड कैप कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? मिड कैप। मिड कैप मतलब इनकी मीडियम कैपिटलाइजेशन है, ऐसे माना जाता है। और फिर इसके बाद चुन्नू मुन्नू, ये सब स्मॉल कैप है। ये सब क्या होती है बेटा? स्मॉल कैप। तो एक मेरे सवाल का जवाब दो, सबसे ज़्यादा कंपनियां किस में होती होंगी? तो आप बोलोगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में तो हज़ारों कंपनियां आ जाएंगी। क्यों बेटा? 251 से आगे, मतलब 251 और उससे आगे सारी कंपनियां स्मॉल कैप है। वैसे ज़्यादातर लोग ना सिर्फ 500 कंपनियों तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके बाद वाली कंपनियां बहुत छोटी होती हैं और बड़ी इरेगुलर होती हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, मतलब उनका पता नहीं है यार वो कब डूब जाएं, कब बर्बाद हो जाएं, तो उस पर थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? क्या ये लार्ज कैप मिड कैप, कितने बच्चों को ये ऑलरेडी पता था लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कैसे देखी जाती हैं? सबको पता था। कितने बच्चों को, अच्छा बताओ, कितने बच्चों को नहीं पता था? चलो, एक दो बच्चे ईमानदार हैं जिन्हें नहीं पता था। वैसे सोचो सीए फाइनल के बच्चे को भी नहीं पता, ये इंटर में पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, भगवान चाहेगा तो आने वाले टाइम में आ जाएगा ये भी इंटर के कोर्स में। सुनो, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप समझ आ गया आपको? ठीक है सर। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ना, जैसे हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, तो म्यूचुअल फंड को हम ये भी बताते हैं कि लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, या फ्लेक्सी मतलब बेटा फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं भी लगा दियो, या मल्टी कैप मतलब पैसा देते हुए बता देते हैं कि तीनों में लगना चाहिए। अभी ये सब डिस्कस करूंगा मैं आज, सारी डिस्कस करूंगा मैं आज। म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ाता, मतलब टॉपिक पढ़ाता ही नहीं, लेकिन आज मैं सारा म्यूचुअल फंड खोल के रख दूंगा आपके दिमाग में, आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता दूंगा। और जो बच्चे लिंक्डइन पे आर्टिकल लिख रहे हैं ना बढ़िया बढ़िया आजकल, उन्हें 10-15 आर्टिकल्स का ओपिनियन दे दूंगा। लिखा करो अपने आर्टिकल्स, इन सब चीज़ों पर लिखा करो। जब कल को फाइनेंस की जॉब ढूंढने जाओगे, दिखाई देगा कि हाँ इस बच्चे का ट्रैक इतना अच्छा है, फाइनेंस पे बातें लिखता है। आप मेरी बात को समझो। आप इंडिविजुअली कैसे हो, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। लिंक्डइन इज नॉट इंस्टाग्राम। डिफरेंस क्रिएट करो उसमें। लिंक्डइन शुड बी व्हाट योर प्रोफेशनल इंटेंट इज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिंक्डइन शुड रिफ्लेक्ट व्हाट योर प्रोफेशनल इंटेंट इज। शायद मैं अपने लिंक्डइन पे आई एम फ्री, आई कैन राइट एनीथिंग, बिकॉज द नेचर ऑफ द वर्क विच आई डू इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द नेचर ऑफ द वर्क विच यू माइट हैव टू डू टुमारो, है ना। तो अपने, अगर आपको फाइनेंस पसंद है तो फाइनेंस पे, अकाउंट्स पसंद है अकाउंट्स पे, टैक्सेशन पसंद है टैक्सेशन पे, उस पर आर्टिकल लिखो। दैट विल बी मोर, चाहे उस पर व्यूअरशिप कम होगी, लेकिन दैट विल ऐड वैल्यू टू योर लिंक्डइन। ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 तरह के ऐसे 3 तरीके से कंपनीज बनी होती हैं। तो अब हम, अच्छा इंडेक्स फंड में आपको समझा रहा था निफ्टी 50 के लिए। पहले देखो, इसमें से जो टॉप 50 कंपनीज है दे आर निफ्टी 50। तो जो निफ्टी 50 है वो क्या है बोलो? अगर आपसे पूछता है कोई टॉप निफ्टी 50 क्या होता है, तो जो इन 100 में भी जो टॉप 50 कंपनीज हैं दे आर निफ्टी 50। यानी ये 50 टॉप कंपनीज हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी हैं। अब इसमें भी इंडिया में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चलता है, वो क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 50 कंपनीज को देखा जाता है, दे आर कॉल्ड। लार्ज कैप में टॉप 50 जो है, इसलिए अच्छा आपने देखा होगा कभी कभी आजकल ऐसे भी होता है नेक्स्ट 50। कभी आपने सुना है नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50? इसका मतलब होता है कि इन कंपनियों की भी आजकल इंडेक्स बनती है। तो इंडेक्स इनकी भी बनती है। इंडेक्स बहुत सारी तरीके से बन सकती है, निफ्टी 50 एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो वापस ले आता हूँ मैं आपको, इंडेक्स फंड की बात कर रहे थे। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? ये इंडेक्स पे बेस्ड होते हैं। इंडेक्स क्या होती है मैंने थोड़ा सा भी आपको बताया, निफ्टी 50 होती है। चलो हम अपनी आज की क्लास पे वापस आ जाते हैं। ये है इक्विटी फंड के बारे में। ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने अपने इक्विटी फंड के एग्जाम्पल दिए हैं, देखो कितने सारे इक्विटी फंड के एग्जाम्पल दिए हैं। सी ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि अकेला ICICI ही कितनी तरीके के फंड बेचता है, देख रहे हो। अब देखते जाना ज़रा, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 तो अभी मुझे दिख रहे हैं। 31 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। ठीक है ना। तो अब आप इसमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यानी फिर से वहीं आ जाओ, कहाँ मैं खड़ा हूँ पैसे लेके। क्या मेरे को अपने आप कंपनी के शेयर पसंद करने चाहिए या मुझे फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं कि आज हमें फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है। आज हम ये सीख रहे हैं। अब हमारी अगली 5-7 क्लास का मुद्दा यही है कि हमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है।
और म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी क्या है, कैलकुलेशन कैसे है, वो सब समझना है। तो देखो, अगर आप ये देखते हो कि इन्होंने इतनी सारी फंड्स लगा रखे हैं, अब इन्होंने शो परफॉर्मेंस फॉर 1 ईयर, मैं एक काम करता हूँ, मैं शो परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन कर देता हूँ कि जब, या चलो 5 साल की कर देता हूँ, 5 साल की परफॉर्मेंस देखो। अब देखो, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग फंड है, इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस 28% है। 28%। यानी जीवन में आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में 28% नहीं कमा रहे होगे। कमा रहे होगे? शायद नहीं। आपने कुछ नहीं करना था, अगर आप इस फंड में पैसा डाल के भूल जाते ना, तो 28% तो ये फंड अकेले कमा देता। सोचो, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जब तक बेचोगे नहीं। हाँ, ये जो फंड की इन्वेस्टमेंट दी होगी, CAGR दी होगी, मतलब ये एनुअल रेट होगी बेटा, ठीक है ना। ये देखो, ओहो क्या क्लिक कर दिया मैंने, कहीं और ही आ गया मैं, वापस जाऊँ। ये ना एक्चुअली मैं इस स्क्रीन को वो कर रहा हूँ, ये अच्छा इसकी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। ये देखो, चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ें। देखो, एक एक करके शब्द समझते जाना। NAV का मतलब क्या है, पहले सुनो। NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, नेट एसेट वैल्यू, ये मतलब है इसका NAV का। सर ये क्या होता है, आइए ये डिस्कस करके आते, एक एक करके वर्ड डिस्कस करके आए ना। तो जो वर्ड आपने मुझसे पूछा वो है NAV। अब ये क्या होता है भैया, देखो ध्यान से, NAV क्या होती है। मैं इन्वेस्टर, बेचारा मासूम सा इन्वेस्टर, मैंने अपना पैसा किसे दिया, मैंने अपना पैसा दिया म्यूचुअल फंड को। जब मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, प्लीज़ सुनना आराम से, तो यूजुअली म्यूचुअल फंड शुरू में मुझे 1 यूनिट देता है, तो 10 रुपये लेता है। यूजुअली 1 यूनिट के 10 रुपये लेता है यूजुअली म्यूचुअल फंड। अभी अब इंडिया में अभी यूनिट ज़्यादातर 10 रुपये का होता है, कोई कोई 100 का भी इशू करता है, ज़्यादातर 10 रुपये का होता है। तो मानो कि ये यूनिट 10 रुपये का था, तो मेरे उस 1 यूनिट की पहले दिन कीमत कितनी थी, जल्दी बोलो। जब पहले दिन मैंने यूनिट खरीदा तो मेरे यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। अच्छा, अब कहानी को सुनना सिर्फ, क्या मैंने अकेले ने पैसे दिए होंगे, या ऐसे लाखों लोगों ने पैसे दिए होंगे? लाखों लोगों ने पैसे दिए होंगे। जिसने 10-10 रुपये दिए होंगे उन्हें 1-1 यूनिट मिल गया होगा। जिसने 20 रुपये दिए होंगे उसे 2 यूनिट मिल गए होंगे। जिसने 100 रुपये दिए होंगे उसे 10 यूनिट मिल गए होंगे। ऐसे यूनिट बट गए होंगे सबको। ये एक तरीके से शेयर्स की तरह ही है अनिस, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, शेयर्स की तरह ही, बस इसे यूनिट बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, मान लो 200 करोड़ इकट्ठे हुए, क्या ये 200 करोड़ म्यूचुअल फंड FD करा देगा, या म्यूचुअल फंड इसे मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? म्यूचुअल फंड इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ध्यान से सुनो एक एक वर्ड, ये आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे कोर्स में। आधा चैप्टर NAV पे बेस्ड है आपका, तो NAV का मतलब ही नहीं समझोगे तो क्या होगा, पहले मतलब समझो। सुनो, अब ये 200 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। आज से ज़्यादा मत लिखो, कोई बात नहीं, ये सब आगे भी दोबारा आएगा। अब इस 200 करोड़ में से मान लो कुछ पैसा उसने लार्ज कैप में लगा दिया। मान लो ये मल्टी कैप है। मल्टी कैप मतलब होता है कि ये मल्टीपल कैप में पैसा लगाएगा। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है। इसने कुछ पैसा लार्ज कैप के शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा मिड कैप के शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा स्मॉल कैप के शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा इसके पास कैश में पड़ा हुआ है, कुछ इसकी लाइबिलिटीज़ भी हैं, हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी, भाई किसी को पैसा देना है, कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं, कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई कमीशन पे होनी है। तो इन सब की ना, अब मान लो ये पैसा मैंने दिया था आज से 2 साल पहले। प्लीज़ सुनो मेरी बात को, मैंने ये पैसा 10 रुपया कब दिया था, 2 साल पहले। लेकिन आज इस पैसे को फिर वो सबका पैसा मिला के 200 करोड़ थे, आज 200 करोड़ को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया। मानो इसकी इन्वेस्टमेंट माइनस दिस करके आज ये वैल्यू पहुंच चुकी है 340 करोड़। यानी जो हम सब ने मिलकर 200 करोड़ रुपए लगाए थे, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, आज उस पैसे के एसेट्स की वैल्यू कितनी है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हम सब लोगों ने मिलकर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए 200 करोड़। वो 200 करोड़ आज की डेट में वैल्यू कितनी रखते हैं? यानी आज जब मार्केट बंद हुई 3:30 बजे, स्टॉक मार्केट बंद हो गई 3:30 बजे आपकी, 3:30 बजे जो, अब मान लो आपके पास रिलायंस के शेयर्स पड़े थे, रिलायंस के मान लो आपके पास 10,000 शेयर्स पड़े थे, तो 10,000 शेयर्स की क्या प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करो। समझते हो आप मेरी बात?
ऐसे तो आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी, ऐसे टाटा के शेयर्स की वैल्यू पता लगेगी, ऐसी अन्य शेयर्स की वैल्यू पता लगेगी, ऐसे सारे शेयर्स की वैल्यू पता लगेगी। यानी आपको जिस दिन आज दिन खत्म हुआ है उस दिन की 340 करोड़ की वैल्यू है। तो अब आप इस 340 करोड़ की वैल्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। ये नेट एसेट्स हैं, ये नेट एसेट मतलब कि हमारे म्यूचुअल फंड के पास इतने एसेट्स हैं, ठीक है जी। और इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसके 20 करोड़, क्योंकि 10 रुपये का एक यूनिट था ना, तो 20 करोड़ लोग यूनिट्स इशू करे होंगे। मान लो किसी ने अपना अभी तक यूनिट विड्रॉ ही नहीं करे, किसी ने नया पैसा ऐड भी नहीं हुआ, नया पुराना पैसा विड्रॉ भी नहीं हुआ। मान लेते हैं कि आज यूनिट 20 करोड़ ही है, तो यानी हर यूनिट कितने का हुआ? इट इज़ कॉल्ड NAV। NAV 17 रुपये की है। तो NAV 17 रुपये होने का मतलब क्या है निहार? इस बात को समझना निहार। यानी हमने जब 10 रुपये लगाए थे, आज उस 10 रुपये की वैल्यू 17 रुपये है। यानी अगर आज मैं म्यूचुअल फंड हाउस जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये लो यूनिट मेरे पैसे वापस करो, तो मुझे 17 रुपये वापस दे देगा। मैंने इन्वेस्ट कितने करे थे? 10 रुपये, और मुझे वापस कितने देगा? 17 रुपये। तो मुझे 70% का प्रॉफिट हो गया। निहार, एम आई क्लियर? इज एवरी वर्ड क्लियर टिल नाउ? यानी अगर मैं आज अपने यूनिट रिडीम करूंगा तो म्यूचुअल फंड हाउस मुझे 17 रुपये के रेट पे पैसा वापस देने को तैयार है। ये मतलब है NAV का। सो व्हाट इज NAV? बोलो एक बारी, बोलो रतिकांत, व्हाट इज NAV? तो NAV का मतलब है कि आज उस म्यूचुअल फंड के उस एक यूनिट की क्या वैल्यू है। दैट इज कॉल्ड NAV, नेट एसेट वैल्यू। एम आई क्लियर? पक्की बात है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया कि आपको NAV समझ आ रही है। चलिए वापस आते, मैं ऐसे वर्ड पढ़ाता रहूँगा, आते जाते रहूँगा। मैं पहले ना अभी आपको आज मैं वेबसाइट पढ़नी सिखा रहा हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट कैसे पढ़ते हैं। तो NAV समझ आ गई आज आपको? तो देखो हम इधर बात कर रहे थे NAV के बारे में। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस फंड की NAV 35.68 है, इसका मतलब क्या है सौम्या? इसका मतलब क्या है कि अगर आपने शुरू में इसमें 10 रुपये लगाए थे, आज उस 10 रुपये की वैल्यू 35.68 है। यानी आज ये म्यूचुअल फंड एक यूनिट वापस दो और 35 रुपये ले लो। और अगर आज खरीदना चाहते हो तो 35 रुपये दो, एक यूनिट खरीद लो। आज ये रेट है। तो दिस इज NAV। NAV एक्चुअली में क्या होता है, समझ आ गया? सर ये एक तरह का मार्केट प्राइस है। एक्चुअली बेटा एक प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं बिकते, स्टॉक मार्केट में नहीं बिकते। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं बिकते। म्यूचुअल फंड खरीदे और बेचे म्यूचुअल फंड एजेंसी पे जाएंगे वापस। मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउस है वही खरीदेगा, वही बेचेगा। दीज आर नॉट ट्रेडेड इन ओपन मार्केट। जब म्यूचुअल फंड ओपन मार्केट में ट्रेड होते हैं ना, स्टॉक मार्केट में, तो वो ETF बन जाते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बन जाते हैं। वो म्यूचुअल फंड नहीं होते, वो ETF होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, वो अलग से किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा आपको व्हाट आर ETF। जब ये चैप्टर खत्म होगा तब बता दूंगा। बट मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं? यू शुड टेल मी नो। आंसर बोलो, नो। तो म्यूचुअल फंड खरीदे और बेचे कहाँ से जाते हैं? म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू। म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू, म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू आप खरीदते बेचते हो म्यूचुअल फंड हाउस से सीधा। आपको म्यूचुअल फंड ये वाला खरीदना है, सीधा ये देखो, ये किसकी वेबसाइट है? ये ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट है। सीधा जाओ, बाय करो, यहाँ पे खरीद लो, पैसा डालो, इन्वेस्ट करो, बात खत्म। सीधा वेबसाइट से खरीदो। तो ये क्या आप स्टॉक मार्केट से खरीद रहे हो? नहीं, सीधा म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदो, बेच रहे हो। लिखा है ना इन्वेस्ट नाउ। डालो अपनी बैंक डिटेल, डालो पैसा, पैन नंबर डालो, वेरीफाई करो अपने आप को, पैसा इन्वेस्ट करो, बात खत्म। सीधा डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। चलिए आगे बात करते हैं। एज का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? आज से 6 साल 10 दिन पहले। सोचो 6 साल में से पिछले 5 साल में इन्होंने 28% की कमाई करके दी है। अच्छा ये देखो, AUM मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब इस म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है, कितने पैसे को संभाल रहे हैं ये लोग? तो 7,000 करोड़ के आसपास पैसा संभाल रहे हैं। यानी अभी जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना पैसा संभाल रहे हैं? लगभग 7,000 करोड़। तो क्या वो 7,000 करोड़ किसी एक जन का होगा या हजारों जन का होगा? लाखों हजारों लोगों ने पैसा दिया होगा बेटा, है ना। एग्जिट लोड, बेटा एग्जिट लोड वैसे यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसमें बताया उसने कि इफ़ NAV इज़, वो कुछ ना कुछ कंडीशन बताइए। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मानो अगर मैं अपने यूनिट रिडीम वापस देना चाहता हूँ, मैं अपने यूनिट वापस दे के पैसा लेना चाहता हूँ, तो दैट इज आई एम एग्जिटिंग।
व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एंटरिंग द फंड और आई एम एग्जिटिंग द फंड, आई एम एग्जिटिंग। तो ऐसे में एग्जिटिंग के टाइम पे कभी कभी म्यूचुअल फंड हाउस आप पे फीस लगा देता है, आप पे चार्ज लगा देता है कि हम इतना पैसा काटेंगे, तो वो 1% काटने की बात कर रहा है। किस सिचुएशन में वो बताया होगा मैं उसकी भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट एग्जिट लोड क्या होता है समझ आ गया कि अगर आप जाओगे तो आपका 1% पैसा कट जाएगा। यानी इमेजिन करो आप 35 रुपये का एक यूनिट बेचोगे तो उसमें से 1% कट जाएगा, यानी 35 पैसा कट जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। और यूजुअली एग्जिट लोड ऐसा नहीं होता कि हमेशा हो, यूजुअली शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा वापस निकालते हो तो होता है, वो आपको कंडीशन पढ़नी चाहिए तभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शुरू में। देखो इसने खुद ही बताया कि इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन, मतलब ये खुद बोल रहे हैं कि अगर आपने इस फंड में पैसा लगाना है और आप कमाई देखना चाहते हो ना अच्छी, तो कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर ये आपको TER बता रहा है उसकी कितनी कितनी है, ये हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। फंड की परफॉर्मेंस देख लो, 3 साल में इस स्कीम ने 29% कमाया है, जबकि 3 ईयर बेंचमार्क जो है निफ्टी की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है उसने 26% कमा के दिया है, ठीक है जी। अब ये देखो ये बता रहा है कि अगर आपने यहाँ यहाँ इतने इतने पैसे डाले होते, सोचो अगर आपने 1 साल पहले SIP स्टार्ट की होती तो आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया होता, आपने इन्वेस्ट 60,000 किया होता, आपके उस 60,000 की कीमत अब 77,000 हो गई होती, 1 साल में इतनी इनकम आ गई होती। अब आइए ये बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियोज़ की कि इस सेक्टर में क्या क्या होल्ड कर रखा है उन्होंने, इस सेक्टर में क्या क्या उन्होंने होल्ड कर रखा है। देखिए इस सेक्टर में कितनी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ के शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 21%, 22%, ऑटोमोबाइल के 20%, मेटल एंड माइनिंग के 14.6%, कंस्ट्रक्शन 10%, हेल्थ केयर में 9%, और कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है इन्होंने, कंस्ट्रक्शन में 4%, केमिकल्स में 7%, टेक्सटाइल में 2% के आसपास, कंज्यूमर ड्यूरेबल इतना, अलग अलग जगह कितना कितना। हमें ये भी पता लग जाता है कि इस फंड ने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये सारी बातें, कहाँ कहाँ पैसा लगाया हुआ है। आप ये देखना चाहते हो कि इस फंड की फंड मैनेजर कौन है, ये सब समझना चाहते हो, तो आइए फंड मैनेजर से मिलते हैं। अब भैया कौन संभाल रहा है इसे, तो इस फंड को संभालने के लिए कोई अनीश जी को रखा है और ललित जी को रखा है। ललित जी 13 साल से फंड संभाल रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं फंड्स को, और अनीश जी 28 साल से फंड को मैनेज कर रहे हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। हाँ भैया अनीश जी, अनीश जी क्या क्या संभाल रहे हो आप। अनीश जी की परफॉर्मेंस के अंडर ये परफॉर्मेंस आई है, ये और कौन कौन से फंड संभालते हैं इनका भी नाम आ जाएगा, ये उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी बता दिया जाएगा, फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, सारी बात आप इधर देख के बता सकते हो। यानी आप इस बंदे की भी जो बोलते हैं ना कि कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हो, मतलब समझते हो क्या होता है, इस बंदे की भी डिटेल निकाल सकते हो कि ये कौन कौन से फंड का मैनेजर है। आप एक बात नोटिस करो, अगर एक बंदा 4-5 फंड संभाल रहा है और सब में अच्छा परफॉर्म करवा रहा है, इसका मतलब बंदा बढ़िया है, इसका मतलब बंदा बढ़िया है। और एक बंदा है जो 4-5 फंड संभाल रहा है सब में नुकसान करा रहा है, इसका मतलब समझ ही जाओ, है कि नहीं। और ये हमेशा जब भी आपको अपना रिजल्ट देंगे तो बेंचमार्क भी साथ में देंगे। बेंचमार्क मतलब किससे कंपैरिजन होना चाहिए। अब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों से ही कंपैरिजन करोगे ना, आप कंपेयर किससे करते हो अपनी इंडस्ट्री से, तो कंपेरेबल इंडस्ट्री का भी रिजल्ट देगा। जैसे एक बात समझो, अब ये बंदा कोई फंड संभालता है जो कि बिजनेस साइकिल फंड है, ठीक है ना। देखो अब बेंचमार्क की कमाई है 41%, इस फंड ने कमा के दिखाया 47%। बेंचमार्क की कमाई 18%, इस फंड ने कमाया 23%। 5 साल पहले तो ना तो बेंचमार्क था ना ये फंड था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो बताओ ये फंड मैनेजर अच्छा है या बुरा है। अच्छा फंड मैनेजर है, बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है। चलिए अनीश जी से तो मिल लिए हम, स्कीम की ऑप्शंस दे रहे हैं फिर, ठीक है जी। अब देखो पहले ना मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहूँगा रेगुलर ग्रोथ पे। रेगुलर ग्रोथ देख लिया आपने 28%, और डायरेक्ट ग्रोथ पे
29.29% है। मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन कराना चाहता हूँ आपको। रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ में क्या फ़र्क है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ में क्या फ़र्क है। परसेंटेज याद रखना, 29.29, 28.04, ठीक है ना। मैं इस शब्दों के बारे में आपसे बात करूंगा, रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ। ये आप हो, ठीक है। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते, मानो ये म्यूचुअल फंड सेम है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे होते, डायरेक्ट मतलब आपने पैसा दिया और वो पैसा सीधा म्यूचुअल फंड हाउस में आया, इमेजिन करो तब अगर आप 100 रुपये देते तो पूरे 100 रुपये इनके पास पहुंचते तो आपकी कमाई ज़्यादा होती। लेकिन रेगुलर ग्रोथ का मतलब होता है कि आपने पैसा दिया, लेकिन बीच में एक एजेंट है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है बीच में। एजेंट समझते बेटा क्या होता है? एजेंट मतलब जब आपने म्यूचुअल फंड खरीदा तो आपने म्यूचुअल फंड सीधा इनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली नहीं खरीदा, आपने किसी एजेंट के थ्रू खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं और पैसा जाता है, तो अगर आपने 100 रुपये डाले होंगे तो शायद यहाँ पे 99 ही पहुँचे होंगे या 98 ही पहुँचे होंगे, चलो 99 पहुँचे होंगे मान लो। तो जो आपकी कमाई होगी वो कंपेरेबली कम फील होगी। बताओ कम क्यों फील होगी? आपको बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी यहाँ पे अर्निंग रेट अगर 29.29% है तो यहाँ पे 28.04% है। यहाँ कम परसेंटेज कमाई हो रही है। बताओ कम कमाई क्यों हो रही है? रीज़न दो मुझे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन इन्वॉल्व होती है। और पता है एक बात हो, म्यूचुअल फंड में कमीशन ऐसी नहीं है कि आपने एक बार ही म्यूचुअल फंड पे कमीशन दे दी, बात खत्म। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी कमीशन और जाती जाएगी। मतलब जो म्यूचुअल फंड की कमीशन होती हैं वो प्रोग्रेसिव होती हैं, साथ साथ चलती हैं। समझे आप मेरी बात? तो क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व करना चाहिए बीच में कि नहीं करना चाहिए? कितने बच्चों को लगता है नहीं करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट में कमाई ज़्यादा है, रेगुलर में कम है। रेगुलर जब भी किसी प्लान को आप पढ़ो, अगर उसमें लिखा हो डायरेक्ट तो मतलब आप और कंपनी के बीच में कोई एजेंट नहीं है। लेकिन अगर लिखा हो रेगुलर तो इसका मतलब आप किसी एजेंट की वेबसाइट के थ्रू बुकिंग कर रहे हो, आप किसी एजेंट की वेबसाइट के थ्रू बुक कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक चोर बात समझाऊं, चोर की आज की डेट में मतलब मुझे दया भी आती है और मुझे ऐसी चोरी को देख के शर्म भी आती है कि भारत में क्या हो रहा है ना। मैं नाम ही ले देता हूँ मैं इनकी, ऐसी की तैसी। एक कंपनी है कोटक, ठीक है जी। मेरे फैमिली में किन्हीं का कोटक में बैंक अकाउंट है, ठीक है जी। अब उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। उन्होंने मुझसे किसी चीज़ की राय मांगी, मैंने उन्हें एक फ़ंड का नाम बताया जो कि बाय चांस कोटक के पास था। अब उस व्यक्ति का कोटक में बैंक अकाउंट था, तो मैंने उन्हें बोला कोटक से ले लेना, कोटक की वेबसाइट पे जाके ले लेना। तो उस व्यक्ति ने कोटक की बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन किया, बैंक के पोर्टल पे लॉगिन किया। बैंक किसका? कोटक का। बैंक अकाउंट कहाँ पे है? कोटक में। बैंक की वेबसाइट के अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हो तो इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखता है, उस पर उन्होंने इन्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, म्यूचुअल फंड पे कहीं चले गए। मतलब मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता, बट हुआ कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदे। कहाँ से खरीदे? कोटक के बैंक अकाउंट से खरीदे। और खरीदे किसके? कोटक के। लेकिन कोटक के म्यूचुअल फंड जब कोटक के बैंक के थ्रू खरीद रहे हो ना आप, तो भी रेगुलर प्लान दे दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि कोटक बैंक और कोटक म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज हैं। वो कोटक बैंक वहाँ पे एज एन एजेंट काम कर रहा है कोटक म्यूचुअल फंड्स का। तो कोटक की जो म्यूचुअल फंड है वो अलग वेबसाइट है
आपको मेरी बात समझ आई? अगर आप वहाँ लॉगिन करते, वहाँ नया लॉगिन बना लेते अपना आधार पैन डाल के और वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके उधर खरीदते, तो वो कमीशन बचती। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ शेयर चोरी। मतलब मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लग रही हूँ, बट ना भारत का जो आम नागरिक है वो हमारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है, आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, फाइनेंशियली नहीं है वो पढ़ा लिखा। इंजीनियर भी है ना, डॉक्टर भी है, तो भी वो फाइनेंशियली पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, उसे फाइनेंस नहीं समझ आता। अब उनका एक बड़ा अमाउंट था जो कि अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ही गलत रिकमेंडेशन थी। मैंने उन्हें बोला कोटक की वेबसाइट पे जाके ले लेना, मैंने ये नहीं बोला कोटक की म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट पे जाके ले लेना, मेरी गलती है। मुझे ये बात जस्टिफाई करनी चाहिए थी कि म्यूचुअल फंड और बैंक अलग अलग है, म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट पे जाना और वहाँ ख़रीदना। ऐसे हो जाता है कभी कभी कि नहीं हो जाता, ठीक है ना? ऐसे बोलो, ये बातचीत समझ आ गई ना आपको मैंने क्या कहा कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर है? कितने बच्चों को नहीं समझ आया है? ऐसे हाथ उठा लो, नहीं समझ आया तो। सभी को समझ आ गया? चलिए वापस चलें वेबसाइट पे पढ़ने। बोलिए, बातचीत समझ आई? कैसा लग रहा है आपको मैन्युफैक्चरिंग फंड से मिलके? अच्छा लग रहा है? तो भ्रम और बर्बाद करूं आपको? दिल करता है आपका और बर्बाद होने का? हाँ सर, मेरा दिल करता है और बर्बाद होने का। फैक्ट शीट भी पढ़ाऊंगा किसी दिन। वापस चलते हैं इक्विटी फंड्स पे। 5 ईयर का ये कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब हम लगाते हैं रिस्क की ऐसी की तैसी, सॉर्ट करते हैं इसे रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजा मेरा बच्चा, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना इतना कमाया है इनके फंड्स ने पिछले समय में। इंफ्रास्ट्रक्चर ने 32% कमाया है। 32%। 32 समझते हो कितना होता है? आम इंसान अगर 15-17% कमा लेता है ना तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो जितनी भी आप वीडियोस सुनते हो ना, यूट्यूब पे आती है ना आजकल, बड़े सारे लोग सभी सबको करोड़पति बना रहे हैं। देखिए आप अपने वीडियो, इतने पैसे डालोगे करोड़पति बन जाओगे, 100 करोड़पति बन जाओगे। तो सारी कैलकुलेशन 12-15% पे हो रही होती है, तब आप करोड़पति बन रहे हो। तो सोचो इसने 32% कमाया है। अगर 32% कमा लोगे तो 200 करोड़पति बन जाओगे। समझ रहे हो आप? हाँ बेटा, ये रिटर्न्स जो रिप्रेजेंट होती हैं पर एनम होती हैं, ठीक है ना भाई? देखो, अच्छे फंड्स हैं, बुरे नहीं हैं, मतलब, बट मैं आपको फ़ंड खरीदने की हिम्मत नहीं दे रहा हूँ कि कैसे करना है। मैं आपको वो नहीं बताता हूँ, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ। ये देखो कमोडिटी फंड, 32.67% की रिटर्न। ये 5 साल की रिटर्न है। अभी मैं अगर इसे 3 ईयर्स की कर दूंगा तो रिटर्न और बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 साल में तो कोविड का झटका भी इन्वॉल्व था ना। अब अगर आप ये 3 साल की रिटर्न देख रहे हो, एक बारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो 32.2 दिखा रहा है ये, और अगर एक साल की रिटर्न देखो, आ जा बेटा, जल्दी जल्दी लोड हो जा। बिजनेस साइकिल फंड को देख रहे हो कितनी दिखा रहा है? 43%। मैन्युफैक्चरिंग फंड 52%। हे प्रभु, बेचारा लोड ही नहीं कर पा रहा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है इतना पैसा देख के। आपने किस किस फंड में पैसा लगाया है ये बताओ? अब ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि फंड ऑफ फंड ही सही है? इतने फंड से कौन ध्यान रखेगा? इससे अच्छा फंड ऑफ फंड्स को दे दो, मैंने आप फंड भी वो ही सिलेक्ट करे, ठीक है ना? अच्छा, स्टॉक्स में किया हुआ है, पराग पारिक में किया हुआ है, स्मॉल कैप में किया हुआ है, मोतीलाल में किया हुआ है, HDFC प्रूडेंशियल, पता नहीं ये क्या है, वही से कुछ हो गया है। इसे बोलते हैं रीजनरेट कर अपने आप को, है ना? ये देखो, ये देखो कितनी कमाई है बेटा एक साल में? 52%, 52%। गजब नहीं है? है ना? रिस्कोमीटर देख रहे हो? भयंकर रिस्की, एकदम लाल पे हो रखा है, मतलब भयंकर रिस्की।
चलो इस पे चर्चा करें, थोड़ी सी करना चाहोगे? बस इस पे चर्चा करते हैं, फिर पढ़ाई पढ़ने लग जाएंगे, है ना। थोड़ी सी बातें और दिखाता हूँ इसमें। ये लॉन्ग टर्म है, वेल्थ क्रिएशन है। 35 की एन ये वही वाला हमने खोल लिया दोबारा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ही देखा था पहले हमने। ओहो, फिर नहीं देखेंगे, फिर कुछ और देखेंगे। यार ये देखो, यही अच्छा है। लार्ज एंड मिड कैप, ये तो सेफ भी है। क्यों? बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। क्यों? आप बड़ी कैपिटल में ही पैसा लगा रहे हो। और कमाई कितनी है? ओ प्रभु, एनएवी देख रहे हो कितनी है? 977 का एक यूनिट है, मतलब लगभग 1000 रुपये का। और कितने साल से चल रहा है? 26 साल से। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 रुपये का इशू हुआ होगा शायद। मुझे इस फंड के बारे में नहीं पता, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। पर सोचो 10 रुपये लगाए थे 26 साल पहले, आज वो 10 रुपये कितने बन चुके हैं? लगभग 1000 रुपये। ठीक है ना। ओ तेरी, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 17,000 करोड़ की, 17,500 करोड़ के आसपास। और 5 साल से ज़्यादा पैसे लगाओ, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। बेंचमार्क के इंडेक्स 21% है, आपने 23% कमा लिया है इससे। फंड मैनेजर कौन है, कहाँ पैसा लगाया है, ये सब आपको पता लग सकता है। इबाब दलवानी जी इस फंड को संभाल रहे हैं, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क से ऊपर ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको समझ आ रही, मैंने क्या कहा। और एक अच्छी बात बताऊं, ये जो NAV है, ये कंपनी को रोज़ निकाल कर अपनी वेबसाइट पे देनी पड़ती है। क्या कहा मैंने? सर क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। हाँ हाँ बेटा, हाँ, NAV रोज़ निकालनी पड़ेगी और अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। रोज़ बताना पड़ेगा कि तुम्हारा एक यूनिट अब कितने का है। म्यूचुअल फंड हाउस चलाना बड़ी मेहनत का काम है, उतना कोई आसान नहीं है। ठीक है ना। एक बच्चे ने कहा कि सेम फंड का रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों होता है। हाँ जी बेटा, हर फंड का रेगुलर और डायरेक्ट दोनों होता है। आपकी इच्छा है कि आपने एजेंट के थ्रू लगाया तो रेगुलर फंड मिलेगा आपको, और आपने डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करा, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस को दिया, तो डायरेक्ट हो गया। हर फंड के दोनों होते हैं। पर अगर आपको किसी वेबसाइट पे एक ही दिख रहा है, इसका मतलब आप उस एजेंट की वेबसाइट पे हो, कंपनी की वेबसाइट पे नहीं हो। कंपनी की वेबसाइट पे होगे तो दोनों दिखेंगे, रेगुलर और डायरेक्ट। फिर आप जो भी खरीदना चाहते हो खरीदो। फिर अगर आप रेगुलर खरीदोगे तो वो आपसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम पूछेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसका नंबर डालना पड़ेगा उसका। जैसे मान लो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ आपके लिए, तो आपको मेरा नंबर डालना पड़ेगा। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, देखो मैं आई डू नॉट वांट टू डिमीन एनीबॉडी, मान लो मैं एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास अपनी ऐप नहीं है, मेरे पास अपना वेबसाइट नहीं है, अपना पोर्टफोलियो नहीं है। मैं आपके घर आया, मैंने आपको कहा ऐसे ऐसे एक फ़ंड है, अच्छा है, ले लो आप। आपने कहा ठीक है, लगवा दो मेरे पैसे। तो मैं आपसे क्या करूँगा, मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन घर आके ऐसी वेबसाइट पे बैठ के ही आपकी आपकी डिटेल भरूँगा, बट उसमें रेगुलर में अपना नाम डाल दूँगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो रेगुलर वाली जगह होगी वहाँ मैं अपना नाम डाल दूँगा, बस ये फ़र्क होगा। एम आई क्लियर? चलिए, तो मुझे लगता है कुछ कुछ बातें तो समझ आ गई हैं, बाकी हम आते जाते रहेंगे थोड़ा बहुत और वेबसाइट पे। एक वेबसाइट की और बड़ी डिमांड आ रही है, पराग पारिक की, वो भी दिखा दूँ क्विकली। ये पराग पारिक की अपनी वेबसाइट है ना। इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं हम। जैसे ये तो अपने वेबसाइट में बता रहे हैं कि भैया हम कौन हैं, हम क्या काम करते हैं, है ना, वो सारी बातें बता रहे हैं। जैसे 1% लोड लेते हैं, ये कब लेते हैं, एग्ज़िट पे, एंट्री पे, वो सब बता रहे हैं। जैसे इनका फ्लेक्सी कैप फंड है। अब इस फंड के बारे में की डिटेल्स चाहिए तो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम डाउनलोड कर लो। ठीक है ना। तो ये बता देगा कि पराग पारिक का KIM क्या है। हर किसी फंड का एक KIM होता है। तो ये बता रहे हैं कि हमारा फ़ंड कितना रिस्की है और कौन इसे मैनेज कर रहा है, अपनी सारी डिटेल, ट्रस्टी कंपनी। अब ये ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे ये बात करने वाला हूँ, ये नाम ध्यान रखना, ये 3 वर्ड ध्यान रखना, स्पॉन्सर, AMC, ट्रस्टी। 3 वर्ड बोलो, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या नाम बोले मैंने? स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड ट्रस्टी कंपनी। लेकिन आप एक बात देख रहे हो, तीनों ही पराग पारिक के अपने ही हैं। तीनों के तीनों PPFAS के अपने ही हैं।
बट ये तीनों क्या हैं मैं बताऊंगा, क्योंकि आज जब मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो इधर से ही थ्योरी स्टार्ट करूंगा। फिर ये एसेट एलोकेशन बता रहा है कि हम कितना पैसा किस में डालते हैं, इक्विटी में डालते हैं, डेट में कब डालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम रिस्क के टाइम पे, वो सारी अपनी डिटेल बता रहा है कि हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली आपको कभी दिल करे तो 31 पेज का पढ़ लेना जब आप वेले होगे तो, मैं तो हूँ नहीं इतना वेला, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। तो आपने इसके बारे में जो जानना है आप जान सकते हो, स्कीम के बारे में। आपको NAV के बारे में जानना है, NAV के बारे में जान सकते हो। अब इनका AUM देख लो जरा। पुरानी बात कर रहा है लेकिन कितना है, छोटा सा तो AUM है, कितना 82,000 करोड़ है, 82,000 करोड़, ठीक है ना। NAV 87 की है। अच्छा ये देखना, अब देखो यहाँ पे आपको ना अंतर समझ आएगा। आप ये देख रहे हो डायरेक्ट प्लान की NAV और रेगुलर प्लान की NAV में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है। अगर किसी ने एजेंट के थ्रू खरीदा था तो उसकी NAV चल रही है 80 रुपीज़ के आसपास, और जिसने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया था उसकी आज NAV है 87, मतलब बढ़ गई ना, 7 रुपये का फ़र्क आ गया। क्यों डायरेक्ट प्लान में बढ़त क्यों है, क्योंकि वो कमीशन नहीं गई ना आपकी, वरना ये आपकी कमीशन उधर चली जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अलग अलग फंड के बारे में बता रहे हैं, रेगुलर NAV वगैरह बता रहे हैं। आप देखो, अब आपको एक बात समझ आ रही है, रोज़ की NAV देते हैं ये लोग। जैसे इधर देखो 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16, 17, 18, ऐसे रोज़ की NAV देते हैं। इसका मतलब क्या NAV रोज़ निकालनी होती है, क्या NAV रोज़ निकालनी होती है ना। पता है जो लोग अब 2-3 गंदी बातें भी सिखाऊं आपको, बट मेरे को लगता है सिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम फिर ना पागल हो जाओगे, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दोगे ज़्यादा। बोलो, ये देखो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देखो इसका, ये देखो। अब ये गंदी बात है लेकिन ये अच्छी बात, ऐसी बातें आपको करनी नहीं चाहिए इस उम्र में अभी, है ना। अब एक बात बताओ, एक फंड मैनेजर है जो कि 80,000 करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है, जोर की बोलो। एक फंड मैनेजर है जो कि 80,000 करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है, ये पागल होंगे, इनके पास अपनी कोई टीम नहीं होगी, इन्हें किसी कंपनी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता होगा, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती होगी मार्केट में आने से पहले, इनके इंटरनल कॉन्टैक्ट नहीं होते होंगे, इनकी गवर्नमेंट से सेटिंग नहीं होती होगी, इन्हें मिनिस्टर का पहले फ़ोन नहीं आ जाता होगा कि ये चेंज आने वाला है, इनके पास मिनिस्टर्स का पैसा नहीं लगा हुआ होगा। ऐसा सब थोड़ी ना होता है भारत में। भारत तो एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप समझ तो रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब सोचो कि अगर आप इसे डे बाय डे ट्रेल करने लग जाओ, अगर आप इसे डे बाय डे ट्रेल करने लग जाओ और आप इसके पीछे लग जाओ ऐसा स्प्रेडशीट बनाकर, मतलब पागल हो जाओ आप, जुनून। बट आपके कैपिटल भी होनी चाहिए, पागल नहीं 100 रुपये लेके बैठे हो और 5,000 रुपये का अपना पोर्टफोलियो और ये काम कर रहे हो। बट अगर किसी का मोटी कैपिटल हो और वो पागल हो जाए स्टॉक मार्केट के पीछे, तो वो क्या करेगा, ऐसी 4, 5, 6 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेगा, है ना। अब ये बात इतनी डेप्थ वाली बात कोई यूट्यूब पे नहीं होती, ये फ्री वीडियोस की बातचीत नहीं है, और ये बात ही नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से आपको करना नहीं चाहिए। बस मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी की तरह सुनो और भूल जाना। आपने ऐसे 4-5 फंड्स खोल लिए, मान लो आपने स्मॉल कैप के खोल लिए, सबसे अच्छी बात है तो स्मॉल कैप खोलो। जो भी, जैसे निपॉन अच्छा कर रहा है स्मॉल कैप में, क्वांट अच्छा कर रहा है स्मॉल कैप में, HDFC अच्छा कर रहा है, कोटक अच्छा कर रहा है स्मॉल कैप में, तो सबके स्मॉल कैप के फंड खोल लो, उनके अंदर जाके देखो कि कौन से शेयर है इनके पास, और उसे डे बाय डे लिखना स्टार्ट कर दो एक एक्सेल शीट पे कि इनके पास किस कंपनी के कितने % शेयर हैं। जैसे एग्जांपल लो, अब मैं स्मॉल कैप नहीं दिखा रहा, मैं तो एक ऐसी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मानो इसके पास
कोई एक छोटी मोटी ऐसी उठा लेते हैं, मान लो कि ये उठा लिया। अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, अब IGL के इनके पास इनकी इन्वेस्टमेंट 1.05% IGL में है ना। ऐसे ही आप 10 उठा लो कि इसने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। अगर ये जो आपको परसेंटेजेस हैं, ये परसेंटेज चेंज होती हुई दिखाई दे, अगर ये परसेंटेज चेंज होती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब ये फंड मैनेजर इन शेयर्स में मूवमेंट कर रहे हैं। अगर ये परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई दे तो मतलब खरीद रहे हैं, घटती हुई दिखाई दे तो बेच रहे हैं, स्टेबल दिखाई दे तो मतलब इस पे भी कुछ नहीं कर रहे, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। तो अगर किसी की परसेंटेज आपको सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस में बढ़ती हुई दिख रही हो ना, मान लो आप 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस को ट्रैक कर रहे हो और 5 में कोई एक शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको रोज, तो उस शेयर को खरीद लो। क्यों? क्योंकि 5 पागल तो नहीं हो सकते, 5 की टीम्स पागल तो नहीं हो सकती, 5 के पास कोई तगड़ी न्यूज़ है जो वो शेयर खरीद रहे हैं, अग्रेसिवली खरीद रहे हैं, तो खरीद लो उसे। फिर बैठे रहो उन शेयर्स को लेके, वो भागते रहेंगे। हमें कभी कभी सेल ऑफ नहीं समझ आता कि बेचना कब है, निकलना कब है शेयर से बाहर। जब आपको वो सारों में ही म्यूचुअल फंड में उसकी परसेंटेज कटती हुई दिखाई देने लगे ना किसी दिन, कि आज ये परसेंटेज काटनी स्टार्ट हो गई, कि 5 में से 2 लोगों ने पोजीशन काट दी, तीसरे ने कल काट दी, तो आप भी अगले दिन पोजीशन काट दो, ख़त्म कर दो उसे। यानी कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब ये कंपनी बेचने का टाइम आ गया है, पैसा निकालने का टाइम आ गया है। यानी इस गंदे काम में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना दिमाग नहीं चला रहे, हम मार्केट में बैठे हुए लीडर्स जो काम कर रहे हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं और उनके पीछे ब्लूप्रिंट लगा दिया हमने कि बेटे तू खरीदेगा तो मैं खरीद लूँगा, तू बेचेगा तो मैं बेच दूँगा। और वो भी हम किसी एक की नहीं सुन रहे, 4-5 लोगों की मिलाकर कॉमन सुन रहे हैं, है ना। मैं थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करके एक चीज़ समझाऊँ। वैसे वो रिकॉर्डिंग ये नहीं समझाता यार, मैं क्यों समझाऊँ, मैं क्यों तुम्हें उल्टे काम सिखाऊँ। बट अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी के पीछे पड़ जाओगे ना ऐसे, ठीक है ना, तो बट ये सब काम ना अभी के नहीं है। जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके पास पैसा होगा, आपके पास स्पेयर समय होगा, तब आप ये काम करना। कभी वैसे मत ही करना। क्यों? जब तुम्हारी अच्छी खासी दाल रोटी चल रही है जॉब से, क्यों ये पंगे लेने। समझ रहे हो आप मैंने क्या कहा। चलिए जी, वापस बातचीत करते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। कोई इधर उधर की ट्रिक्स पे आपको अभी दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको अच्छा बाबू बनना है, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। आइए अब मैं मेन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आपको जितनी समझानी चाहिए थी मैंने समझा दी है। कुछ हद तक तो समझ आने लगा होगा कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड ऑल अबाउट, है ना। तो म्यूचुअल फंड इन शॉर्ट, अगर आपसे कोई आपका पड़ोसी पूछता है कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान दो बेटे। म्यूचुअल फंड में हज़ारों लाखों लोग, छोटे छोटे लोग, हम लोग अपना पैसा डालते हैं, थोड़ा जितना हमारे पास पेयर होता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जितना भी हमें लगता है, या तो हम लमसम पे करते हैं या फिर SIP कराते हैं, और ये पैसा जाता है एक फंड हाउस के पास, है ना। अब इसे समझना, म्यूचुअल फंड बनता कैसे। अब फेयर नोट लिखने स्टार्ट कर दो। देखिए बेटा, म्यूचुअल फंड कैसे बनता है। म्यूचुअल फंड बनाने के लिए पहले एक जना होना चाहिए जिसका नाम होता है स्पॉन्सर। पहले एक व्यक्ति होता है, बेसिकली व्यक्ति भी हो सकता है या कंपनी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब जो इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने वाला है, जो बेसिक पैसा, जिसे आप इन कंपनी के मामले में प्रमोटर कहते हैं। आपने सुना है प्रमोटर वर्ड क्या होता है? वैसे ही आप समझो, म्यूचुअल फंड के केस में उसे स्पॉन्सर बोलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ना कंपनी के फॉर्मेट में रजिस्टर नहीं होते, ट्रस्ट के फॉर्मेट में रजिस्टर होते हैं। ये किस फॉर्मेट पे रजिस्टर कराते हैं अपने आप को? ट्रस्ट के फॉर्मेट पे रजिस्टर कराते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। तो ट्रस्ट के केस में कौन होता है सबसे पहले? स्पॉन्सर इस म्यूचुअल फंड को, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ये सारे लोग एक ही होते हैं एक तरीके से, जो हम बात जिनकी कर रहे हैं। आपको मैंने पराग पारिक के केस में दिखा दिया था, स्पॉन्सर भी पराग पारिक का ही था। AUM जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी वो भी पराग पारिक की थी अपनी, और जो म्यूचुअल फंड हाउस था, जो ट्रस्ट था, वो भी पराग पारिक के नाम पे था। तो ये क्या करते हैं, एक कंपनी होती है या कोई एक व्यक्ति होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये स्पॉन्सर बनते हैं और ये म्यूचुअल फंड को एक ट्रस्ट की फॉर्म में रजिस्टर कराते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट रजिस्टर कराई जाती है, तो ये अपनी एक ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। फिर जब ट्रस्ट रजिस्टर हो जाती है तो ट्रस्ट पैसा नहीं देखो, ट्रस्ट पैसा लगाने का काम नहीं करती।
पैसा लगाने के लिए एक अलग कंपनी को रखा जाता है जिसे बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली जिनके पास मैनेजर्स होते हैं, जिनके पास म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं काम करने वाले। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं आपने पैसा किसे दिया होता है, अब भाई ये मैं हूं, ये आप हो, हमने अपना पैसा किसे दिया है, सोच के बोलो बेटा। हम लोग ने अपना पैसा किसको दिया है? जब हम अपने फंड चलाने की बात कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड रन करने की बात करें, तो हमने अपना पैसा किसको दिया है? हम सब लोगों ने म्यूचुअल फंड पैसा दिया है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के पास, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उसको पैसा दिया होता है। फिर वो पैसा वहाँ से एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है लगने के लिए, इन्वेस्ट होने के लिए। फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसे को इन्वेस्ट करती है। क्या, अब वो डिपेंड करता है कि या वो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी या वो पैसा डेट में इन्वेस्ट करेगी, कहाँ वो डिपेंड करता है, वो पहले से ही फंड के ऊपर लिखा होता है। अब मेरी कुछ बातों को समझो। जो एक स्पॉन्सर और एक म्यूचुअल फंड है, क्या वो एक ही स्कीम चलाता है या मल्टीपल स्कीम्स चलाता है? अभी हमने देखा ICICI की वेबसाइट पे 31 स्कीम्स चल रही थी, देखी थी ना आपने? हो सकता है अगले महीने देखो बढ़ भी जाए, 32 भी हो जाए, है ना? तो क्या वो एक ही स्कीम में पैसा लगा रहे होते हैं? नहीं, मल्टीपल स्कीम्स होती हैं, बट डिपेंड करता है, हर स्कीम के इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, हर स्कीम के इन्वेस्टर्स अलग होते हैं। मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है बेटे। देखिए, तो अगर हम ये बात कहें कि ये तो म्यूचुअल फंड का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अब वो पैसा ग्रो करता है फ्यूचर में, उस पैसे से कंपनी को इनकम मिलती है, उस पे से ये अपनी एक्सपेंसेस काट लेते हैं, फिर जो रिमेनिंग इनकम होती है वो हमें दे देती है, या तो कैश डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, या तो कैश कैपिटल गेन के रूप में दे देते हैं, कभी कभी कैपिटल गेन भी दे देते हैं हमें। मतलब बेसिकली अब मान लो हमने पैसा दिया था म्यूचुअल फंड हाउस को, म्यूचुअल फंड ने उससे शेयर खरीदे, शेयर महंगे में बेचे, शेयर महंगे में बेचे तो कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन की डिस्ट्रीब्यूशन हमें भी मिल जाती है, कभी कभी डिविडेंड की भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको? ठीक है ना? मैं बहुत बार बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है ये एक तरीके की, हमारे लिए एक तरीके की पैसिव इन्वेस्टिंग है। आप मुझे समझाना कि हमारे लिए एक तरीके की पैसिव इन्वेस्टिंग क्यों है, और ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है इसके लिए एक्टिव इन्वेस्टिंग होती है। आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? एक बात हो, हम म्यूचुअल फंड को पैसा दे के निश्चिंत नहीं हो जाते? क्या हम उसके बाद रोज़ म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते हैं? सच बताऊं तो नहीं करते। मैं तो मतलब कभी कभी 3-3 महीने हो जाते हैं म्यूचुअल फंड ट्रैक ही नहीं करता, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे पता है मुझे 20 साल के बाद ही इन्हें देखना है, तो उन्हें मैं देखता ही नहीं हूँ रोज़। मैं रोज़ देख के या 3 महीने में देख के या 4 महीने में देख के क्या करूँगा? मतलब मैं ईमानदारी से बोलूँ, मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के तो लॉगिन ID पासवर्ड तक भी भूल चुका हूँ। मतलब जब ढूंढने होते हैं तो किसी ईमेल पे ढूंढना पड़ता है कि इसका पोलियो नंबर क्या था, उससे फिर फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है। मैं इतने इतने समय बाद अपना जो मेरे पुराने फंड्स हैं उनको तब देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज मैं उन्हें बेचने जाऊँगा तो मेरा कैपिटल गेन ही इतना लग जाएगा कि उनकी बेचने की हिम्मत मेरी है ही नहीं। तो उससे अच्छा तो भाई पड़े रहें, बढ़ते रहें, जैसे भगवान की इच्छा करते रहें। और जब फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ज़बरदस्ती फुदकोगे क्यों? पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप ना जल्दबाजी में चीज़ें बेच देते हो, कैपिटल गेन खा लेते हो, टैक्स खा लेते हो, और पता चला दूसरी जगह पैसा लगाते हुए आपका पैसा भी कम बचता है क्योंकि टैक्स देना पड़ जाता है। तो और नेट में कमाई कुछ ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए बार बार मूव नहीं करते रहना चाहिए अपने फंड्स को, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, क्योंकि हर मूवमेंट आपके लिए कॉस्ट आती है। यहाँ तक की बात समझ आ गई? मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा था कि क्या एक म्यूचुअल फंड के पास एक ही स्कीम होती है या मल्टीपल स्कीम होती है? लिखो एक लाइन।
A mutual fund house may run different schemes of mutual fund. Each scheme maintains separate record. हर स्कीम की अपने अलग रिकॉर्ड्स, NAV एक्सेट्रा, हर एक की अपनी अलग NAV होती है, अपने अलग रिकॉर्ड्स होते हैं, अपनी अलग डिटेल्स होती हैं. मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं एक स्कीम का इन्वेस्टर होता हूँ, मैं पूरे फंड का इन्वेस्टर नहीं होता. मतलब अगर मैंने ICICI के फंड लिया है कोई, तो मैंने उसे एक फंड के स्कीम में पैसा लगाया होगा, सारे फंड्स में पैसा नहीं लगाया हुआ होगा, सारी स्कीम्स में पैसा नहीं लगाया होगा. जैसे अगर आपने अभी किसी बच्चे ने मुझे बोला कि उसने पराग पारिक में पैसा लगाया, तो आपने पराग पारिक में फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाया है, पराग पारिक के सारे फंड्स में आपने पैसा नहीं लगाया. मेरी बात समझ आ गई बच्चे? बहुत बढ़िया. एक बच्चा कह रहा है ETF क्या होता है. देखो ये बात समझो कि म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फ़र्क है. देखो म्यूचुअल फंड की एक लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है? कि ये इसका जो रेट खुलता है वो दिन ख़त्म होने के बाद खुलता है. मतलब 3:30 बजे के बाद आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड का रेट क्या है आज का. क्यों? क्योंकि वो एंडिंग के प्राइस को लेते हैं. मतलब जब क्लोजिंग मार्केट प्राइस होगा उसको देखते हैं. मतलब ये देखते हैं कि आखिर में आधे घंटे की एवरेज प्राइस क्या आ रही है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं अपनी. वो क्या होता है वो भी बता दूंगा मैं कभी. बट एक बात बताओ, कभी कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि मार्केट खुली थी बहुत ऊंची, लेकिन बीच में बहुत नीचे चली गई, फिर अचानक से क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर चली गई. अब अगर मान लो मैं टाइमिंग वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इस वक्त खरीदना है, इस वक्त खरीदूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा. कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता कि मार्केट ऐसे सट ऊपर गई, सट नीचे गई, मार्केट धड़ाधड़ ऊपर नीचे घूम रही है. ऐसे होता है कि नहीं होता? कितने बच्चों को पता है ऐसे होता है? सच में ऐसे होता है. तो अगर मुझे टाइमिंग मैच करनी है कि मुझे 10:30 बजे ही ऑर्डर लगाना है जिस वक्त मार्केट लो पे है, उसके बाद तो मार्केट बढ़ जाएगी. तो इस वक्त मैं अगर ख़रीदना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड, अगर मैं म्यूचुअल फंड हाउस को इस वक्त पैसे ट्रांसफ़र भी कर दूंगा ना, तो भी मुझे यूनिट कौन से देगी? जो क्लोजिंग प्राइस होगा, क्योंकि उसकी NAV दिन के एंड में निकलती है, तो मुझे दिन के एंड वाली NAV मिलेगी. तो आपको नहीं लगता कि ये एक लिमिटेशन है? कितने बच्चों को समझ आया कि ये लिमिटेशन है? इसे ना मैं बहुत पहले ऐसे समझाता था कि बहुत फ़नी एग्जांपल है, बहुत पुराना एग्जांपल है, कि जैसे जागरण होता है. जागरण में गए हो कभी आप? आपको पता भी है? आपके एज को तो पता भी नहीं होगा, तुम तो साई संध्या वाले लोग हो ना, जो 2 घंटे में पूजा खत्म हो जाती है. तो जागरण होता तो पूरी रात. अब तो नहीं होते आजकल, पता नहीं अब होते भी है कि नहीं होते हैं. तो उसमें क्या होता था, रात को 9-10 बजे आप चले जाओ, सुबह तक 5 बजे तक पूजा पाठ होती रहेगी, तो उसे जागरण बोलते थे. तो मैं ऐसे एग्जांपल देता था कि जागरण की एक मेन बात होती है कि आप जागरण में कभी भी आओ, प्रसाद आपको सुबह 5 बजे ही मिलेगा. तो ऐसे भी लोग होते थे पूरी रात सोते थे, 4 बजे उठ के आ जाते थे. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसा ही म्यूचुअल फंड का हाल है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको NAV वही मिलेगी जो दिन के एंड में है. आपको दिन के एंड वाली NAV ऑफर होगी. तो ये एक लिमिटेशन थी. प्लस म्यूचुअल फंड फिर वापस, म्यूचुअल फंड क्या मार्केट, मेरी फिर एक एग्जांपल को और दूँ, क्या म्यूचुअल फंड मार्केट में बिकते हैं? नहीं. म्यूचुअल फंड खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं? म्यूचुअल फंड हाउस के पास, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के पास जाके. मतलब आप म्यूचुअल फंड हाउस उसकी वेबसाइट पे जाओगे, उस पर खरीदोगे बेचोगे, है ना. तो ये ओपन मार्केट में खरीदे बेचे नहीं जाते, इसमें टाइम गैप लगता है. इसीलिए ETF का जन्म हुआ. ETF क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड ही हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं. रिपीट करो मैंने क्या कहा. ये भी म्यूचुअल फंड ही है, बट ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं. सारे फीचर म्यूचुअल फंड वाले, बट ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं. तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ये रियल टाइम रेट पे खरीदे या बेचे जा सकते हैं. जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आप इसके हिसाब से आपको यहाँ खरीदना है, आप यहाँ खरीदो, आपको यहाँ खरीदना है, यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदना है, यहाँ खरीदो. जिस मोमेंट आप ऑर्डर पंच करोगे उस मोमेंट का रेट आपको मिलेगा. निहार बात समझे आप मैंने क्या कहा? जिस मोमेंट पे आप इसे बाय करोगे या सेल करोगे उस मोमेंट का रेट आपको मिलेगा. एम आई क्लियर? आपको उस मोमेंट का रेट मिलेगा. कोई डाउट नहीं है? आयुष क्लियर है बेटा?
बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। तो म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में यही फ़र्क है कि यहाँ पे रेट जो डे एंड वाला रेट लगता है, एनएवी एट डे एंड, और इसकी एडवांटेज क्या है, रेट एट एनी टाइम। ड्यूरिंग मार्केट ओपन। मतलब ये रियल टाइम रेट पे यूजेस रियल टाइम रेट, यूजेस रियल टाइम रेट। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो गई बच्चा? ठीक है ना? हमारे पास ना बहुत ज़्यादा अभी समय बचा नहीं है आज की क्लास में, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन करने लग गया मैं आज आपको म्यूचुअल फंड। मैं अब आधा घंटा आपके सवाल ले लेता हूँ। कुछ भी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव, यू मे आस्क मी टुडे, आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, जो होता है ना, जो आपके कंटेंट करिकुलम का पार्ट है वो पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो आपने आज की क्लास ख़राब कर दी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैंने आज की क्लास में आपको एक अच्छी फाउंडेशन दी है, म्यूचुअल फंड के बारे में कई ऐसे पहलू समझाए हैं जो शायद आप पहले नहीं सोचते थे। और फिर हम कल से उसी, आप मेरी आज की क्लास के हर एक वर्ड को ध्यान रखना, क्योंकि मैं कल से इनसे कनेक्ट करके आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, है ना। आपके जो भी सवाल हैं प्लीज़ स्टार्ट टाइपिंग, मैं उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करूँगा। ये मत पूछना कि सर मुझे म्यूचुअल फंड कौन खरीदना है, कौन से मैं खरीदूँ, वो मैं नहीं बता सकता। यश ने एक सवाल पूछा, म्यूचुअल फंड में हर दिन की होल्डिंग दिखती है? हाँ दिखती है। व्हाट इज़ इक्विटी कॉन्ट्रा फंड? अच्छा, कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं? देखो, कॉन्ट्रा में बेसिकली क्या होता है कि ना आप रिवर्स साइकोलॉजी को अप्लाई करते हो, ठीक है ना। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें हम उल्टे नेचर के फंड लेते हैं, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है और जो जो फंड उस वक्त नीचे जा रहे हो, और मार्केट जब नीचे जा रही हो तो जो फंड ऊपर जा रहे हो उनको उनको बाई किया जाता है, यानी यहाँ पे रिवर्स इन्वेस्टिंग की जाती है। ये एक तरीके से हेजिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बैकलॉग कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम ब्रोकर की ऐप से अगर फ़ंड खरीदते हैं, देखो अब डिपेंड करता है कि ब्रोकर, देखो ब्रोकर भी ना दो तरह के हैं। आपको ये पढ़ लेना चाहिए कि वो रेगुलर फंड है कि ग्रोथ फंड है। मतलब मैं इस पर बस इतना ही कमेंट करूँगा कि आप जब भी फंड खरीद रहे हो तो आप फंड को खरीदते हुए ये डिसाइड करें कि वो ग्रोथ फंड है या वो आपका रेगुलर फंड है, वो आप देख लें। सर वांट टू नो दी एडवर्टाइजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड सही है, इज़ डन बाय अ पर्टिकुलर कंपनी और मार्केटिंग, और इज़ इट ओके टू एजुकेट पीपल? मेरे हिसाब से शायद आप ये पूछ रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड की एक ऐड आती है, उसमें ऐसा बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड ओके है, ऐसा कुछ। तो वो कोई कोई एक कंपनी करती है? नहीं, ये म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। क्योंकि देखो एक बात को समझो, सच बोलना कि अगर एक अकेला इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जाएगा, क्या वो जीतेगा? देर आर हाई चांसेस कि वो हार के आएगा अपनी पैसा, और उसका पैसा लूटेगा पता है कौन? अमीर लोग, पावरफुल लोग, क्योंकि उन्हें ट्रिक पता है कैसे शेयर प्राइस को गिराना है, कब उठाना है, कैसे करना है। ये बंदा तो फंस जाता है उनके जाल में। इसीलिए 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 म्यूचुअल फंड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जो लगा रहे हैं लोग डायरेक्टली, मतलब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा ना लगाएं, जबकि लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाएं स्टॉक मार्केट में, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है, इसलिए म्यूचुअल फंड को प्रमोट किया जाता है। जैसे ना कई कंपनियों में क्या होता है कि ना सेंट्रलाइज एजेंसीज होती हैं जो उन्हें गवर्न करती हैं, जैसे डायमंड है। अब एक बात आओ, अगर आप डायमंड की ऐड दोगे हीरा है सदा के लिए, तो इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दो। अगर मैं कहता हूँ कि हीरा है सदा के लिए, तो इससे फ़ायदा किसे मिलेगा? सारे उन ज्वेलर्स को फ़ायदा मिलेगा जो हीरा बेचते हैं। तो इसकी ऐड कौन चलाएगा? इसकी ऐड ऑब्वियसली कोई एक कंपनी नहीं चलाएगी, इसकी जो कोई डायमंड मर्चेंट्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई होगी वो चलाती होगी, और सब लोग उसमें पैसा डालते होंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि वो ऐड चल पाए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना।
एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रतिकांत, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें बच्चा, अब देखो मेरी बात को समझना, और ये ना ट्रस्ट मी, आप पिछले 1-1.5 घंटे से क्लास में बैठे हो, लेकिन उस 1-1.5 घंटे की नॉलेज और ये अगले 5 मिनट की नॉलेज में, जो ये 5 मिनट की नॉलेज है ज़्यादा पावरफुल होगी आपकी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, कोर्स के लिए नहीं बोल रहा। सोचो, मैंने पहले इसे पढ़ाने से पहले एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि जब तेज़ी होती है मार्केट में, जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, तो जो लार्ज कैप होती है वो धीरे बढ़ रही होती है, लेकिन जो स्मॉल कैप के शेयर्स होते हैं वो तेज़ बढ़ रहे होते हैं। पता है आपको ये बात? स्मॉल कैप बहुत तेज भागते हैं ऊपर। रिपीट करना ये बात, स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से भागते हैं। बट जब बियर रन आती है ना, मतलब जब बियर भागने स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे, तो लार्ज कैप कम डाउन जाती है और जो स्मॉल कैप है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाती है। ऑब्वियसली ज़्यादा मीडियम कैप इन दोनों का मीडियम काम करती होगी। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि स्मॉल कैप तेज़ी से बढ़ते हैं और स्मॉल कैप धीरे गिरते हैं। दोबारा बोलना, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। स्मॉल कैप तेज़ी से बढ़ते हैं और स्मॉल कैप तेज़ी से ही गिरते हैं। लार्ज कैप धीरे बढ़ते हैं और धीरे गिरते हैं। क्या यहाँ तक मेरा ये थॉट समझ आ गया आपको? अच्छा, ये थॉट मेरा है या जनरल मार्केट का टाइम टेस्टेड मेथड है? ये बेटे दुनिया का टाइम टेस्टेड पैरामीटर है जो कि पूरी दुनिया फॉलो करती है। मैं अब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, लेकिन दुनिया इसे फॉलो करती है और मेजरली आज तक हमेशा ये ट्रू लगा है। मतलब जैसे अगर जब भी कभी गिरावट आती है मार्केट में, कोई क्रैश आता है, तो स्मॉल कैप 70% टूट जाती हैं शेयर्स, 70% नीचे गिर जाते हैं, जबकि लार्ज कैप का 20% गिरता है, 15% गिरता है। यानी मार्केट गिरती है लेकिन उतनी अधिक नहीं गिरती जितनी स्मॉल कैप गिरती है। यहाँ तक बात क्लियर है प्रशांत? बेटा मेरे दोनों थॉट आपको समझ आ गए यहाँ तक? अब बात करते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की। देखो मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैप में क्या होता है कि हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को और हमने उसे कहा कि बेटा हमारा पैसा, म्यूचुअल फंड मैनेजर को हमारा ऑर्डर है कि मल्टीपल कैप में लगाना। मल्टीपल कैप मतलब होता है कि कुछ पैसा लार्ज कैप में भी लगेगा, कुछ पैसा मिड कैप में भी लगेगा और कुछ पैसा स्मॉल कैप में भी लगेगा। जैसे मानो कि हमने परसेंटेज दे रखी है कि 60% इधर लगेगा, 30% इधर लगेगा, 10% इधर लगेगा, या फिर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करेगा हमारे, वो एक एजेंट हमने और उनको, मान लो इसे 50 दे दिया या इसे 65 दे दिया, इसे 15 दे दिया, इसे 20 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है। अब इस मल्टी कैप अरेंजमेंट में क्या होगा, देखो लार्ज कैप धीरे भागते हैं तो ये थोड़े से बढ़ेंगे, मिड कैप थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, स्मॉल कैप और ज़्यादा बढ़ेंगे। बट स्मॉल कैप में पैसे ही कम लगा हुआ है, मिड कैप में पैसे ही कम लगा हुआ है, लार्ज कैप में ज़्यादा लगा हुआ है। ये मल्टी कैप होती है। मल्टी कैप का मतलब क्या है, मैंने आपको ऑर्डर दिया, आप मेरे म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, मैंने आपको ऑर्डर दे रखा है कि मेरा पैसा तीनों में लगना चाहिए, लार्ज कैप में भी, स्मॉल मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, बड़ी 100 कंपनियों में भी, अगली 150 कंपनियों में भी और उससे नीचे वाली 250 कंपनियों में भी। लेकिन फ्लेक्सी कैप मुझे बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली फ्लेक्सी कैप पसंद है और आज आपको समझ भी आ जाएगा कि क्यों मुझे फ्लेक्सी कैप पसंद है। फ्लेक्सी कैप में हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को और हमने म्यूचुअल फंड का बेटा जा, ये रहा लार्ज, ये रहा मिड कैप और ये रहा स्मॉल कैप, खेल ले अपने आप से, तू फ्लेक्सी है। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है तेरे पास, जैसे मर्जी पैसा लगा, तीनों फंड्स में से, मतलब तीनों कैप में से जहाँ मर्जी पैसा लगा। तो पता है क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किताबें क्या कहती हैं। फ्लेक्सी कैप में जब हम इसे फ्रीडम दे देते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को, तो जब तेज़ी चल रही होती है, तेज़ी मतलब समझते हो क्या हो रहा है, जब इकॉनमी मतलब तेज़ी में भाग रही है, जब इन्फ्लेशन आ रही है, जब बुल रन आ रही है, तो ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देगा। जब बुल रन चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ, हो सके तो 70% पैसा, 60% पैसा, 70% पैसा स्मॉल कैप में लगाओ। क्यों पूजा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्मॉल कैप तेज़ी से भाग रही होगी ऊपर, इनमें पैसा कम लगाओ, इनमें पैसा धीरे बढ़ रहा होगा तो इनमें कम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ। लेकिन जैसे ही मार्केट
बियर रन पे आएगी, जैसी मार्केट पलटेगी, जैसी मार्केट गिरने लगेगी, तो कम से कम पैसा स्मॉल कैप में लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ लगाओ। मतलब बेसिकली डिफरेंस ये है इस बात का कि भैया यहाँ पे हमने उसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी हुई, उसे बोला हुआ है तीनों में पैसा लगाना है, मल्टी में पैसा लगाना है। फ्लेक्सी में हमने उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि तेरी इच्छा, खेल ले अपने आप। ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये बंदे का काम, मैंने आपको आज चैप्टर की स्टार्टिंग ही किससे करी थी, किस थॉट के साथ करी थी, क्या थॉट दिया था मैंने कि क्या मैं बेटर मैनेज कर सकता हूँ मार्केट को, क्या मैं मार्केट के साथ पल पल रेगुलेट कर रहा हूँ मार्केट को, या मैं तो पूरे दिन क्लास लेता रहता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी सच में ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे मैं निकला हूँ किसी काम के लिए या क्लासेस के लिए, और मैं रात को बैठ के भी 12 बजे कभी फ्री हो पाता हूँ। मैं तो तब देखूंगा मार्केट का क्या हुआ आज। मेरे को पूरे दिन मार्केट का पता भी नहीं होता, कितनी बारी ऐसा भी हो जाता है। देर आर डेज जहाँ मैं पूरे दिन मतलब ओपन ही नहीं कर पाता मार्केट, अपना पोर्टफोलियो नहीं देख पाता, किसी चीज़ को नहीं देख पाता। तो क्या मैं एम आई इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि स्मॉल कैप में लगाना है, या ये बंदा जो पूरे दिन मार्केट खोल के बैठा रहता होगा, पूरे दिन मार्केट की चिंता करता रहता होगा, पूरे दिन न्यूज़ देखता रहता होगा, पूरे दिन कंपनियों को स्टडी करता रहता होगा, ये और इसकी टीम ये बेटर डिसीजन ले सकते हैं मेरे बिहाफ पे। आई थिंक दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन ऑन माई बिहाफ। तो मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप इज़ अ बेटर वे ऑफ अर्निंग मोर। अब मैं ये सिर्फ अपना थॉट बोल रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है फ्लेक्सी कैप परफॉर्म बेटर देन मल्टी कैप, क्योंकि इसमें आपने पैसा बांट दिया कि इतने इतने परसेंट ही लार्ज कैप में लगना है, इतने परसेंट ही स्मॉल कैप में लगना है। तो जब तेजी थी तब आपने स्मॉल कैप से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, और जब गिरावट होगी तब भी आप स्मॉल कैप से ज़्यादा पैसा गिराओगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपना पैसा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दे दिया, बोला बेटा देख जब तेज़ी होगी तो अपनी मर्ज़ी से स्मॉल कैप में ज़्यादा लगा लियो, और जब गिरावट होगी तो उस पैसे को जल्दी से लार्ज कैप में ले जाइयो। तो हमारा पैसा स्टेबलाइज होता है, बेटर रिटर्न देता है ओवरऑल। देखो क्योंकि स्टॉक मार्केट ना जूम करके ऊपर नहीं जाती, स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। और हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो जब तेज़ी में हो तो स्मॉल से ज़्यादा कमाए, स्मॉल कैप से, और जब गिरावट पे हो तो लार्ज कैप से में आ जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में शिफ्ट कर दे ताकि कम गिरावट फील हो। स्टॉक मार्केट इज अबाउट सेविंग एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल एंड अर्निंग वेन एवर इट इज़ पॉसिबल। देखो मैं दो बातें बोल रहा हूँ, जब कमाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब गिरावट है तो कम से कम हो, वो बंदा कमाएगा लॉन्ग रन में। ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने ना रिटर्न्स चेक करी थी और फिर उसके बाद मैंने लार्ज कैप में नहीं लगाया था, फ्लेक्सी कैप में। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछे IDCW एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। गुड क्वेश्चन, लिखो ज़रा इसके बारे में भी लिखो। देखो IDCW में क्या होगा, इसे हम बोलते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल्स। इसमें क्या होता है कि ना बेसिकली मान लो हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को, अब हमने 10 रुपये दिए, हमारे 10 रुपये इन्वेस्ट हुए, उस 10 रुपये की कमाई आई 2 रुपये, तो वो 2 रुपये आपको मिल जाएंगे, आपको बोला जाएगा बेटा 2 रुपये अपने घर लो, इन्जॉय, मुन्ना जाओ। तो इसमें ना जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो धीरे बढ़ती है। क्यों धीरे बढ़ती है, रीज़न दो। क्योंकि आपको साथ साथ रिटर्न मिल भी रही होती है, आपको साथ साथ रिटर्न मिल रही होती है। ग्रोथ प्लान में क्या होता है, ग्रोथ प्लान में आपने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए 10 रुपये, आपके 10 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट हो गए, वहाँ से 2 रुपये की कमाई आई, वो 2 रुपये री इन्वेस्ट हो जाते हैं, वो आपको नहीं मिलते, आपको नहीं मिलते। तो इसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है लॉन्ग रन में। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ पढ़ाते हुए, आपने अगर पहले कभी पढ़ाई करी हो तो B/R से ग्रोथ रेट आती है, याद है मैं बोलता हूँ ना रिटेंशन रेट से ग्रोथ आती है, रिटेंशन रेट से। तो इसमें रिटेंशन हो रही है, आपको याद है ग्रोथ रेट B/R से आती है, रिटेंशन रेट इंटू रेट ऑफ रिटर्न।
तो जितना आपने पैसा कमाया, अगर वो पैसा री इन्वेस्ट होता जाएगा, री इन्वेस्ट होता जाएगा, री इन्वेस्ट होता जाएगा, आपको नहीं मिलेगा डिविडेंड के रूप में, तो वो तेज ग्रोथ होगी ना, क्योंकि वो पैसा भी तो अगले साल पैसा कमाएगा। कितने बच्चों को समझ आ गई? चलिए, ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक बच्चे ने एक बात बड़ी अच्छी पूछी, उसने बोला कि सर ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब ये नुकसान दे रहे हैं तो इनका रोल क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। थोड़ी बेइज्जती कर दूं या इज्जत इज्जत में जवाब दे दूं? बोलो, इज्जत चाहिए कि बेइज्जती चाहिए? सुनो, एक बच्चा कह रहा है बेइज्जती चाहिए। 5-6 लोग यही बात बोल रहे हैं, इन्हें इज्जत पसंद ही नहीं है बच्चों को। सुनो, मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ अभी के अभी, मुझे अभी के अभी जवाब देना। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, भगवान ने चाहा तो आप 1-2 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में, जब भी आपके एग्ज़ाम ड्यू है, उन एग्ज़ाम्स के बाद आप सीए बन जाओगे। तो आप बहुत, मतलब अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या के शायद टॉप 2% फाइनेंस एजुकेटेड लोगों में से आप हो। थोड़े खुश हो जाओ। वैसे क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्या भारत में पहली बात जितने लोग रहते हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग तो पढ़ाई भी नहीं करते, बहुत सारे लोग साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, बहुत सारे लोग 12th के बाद पढ़ाई नहीं करते। आपने 12th से भी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, शायद आप ग्रेजुएट भी होंगे, आप इंटर भी क्लियर कर चुके हैं, फाउंडेशन भी क्लियर कर चुके हैं, आप फाइनेंस की नॉलेज भी ले चुके हैं एफएम पढ़ के। तो मैं आई कैन से अनडाउटेडली कि आप भारत के टॉप 2-3% में फाइनेंस एजुकेटेड लोगों में आते हो। आप सोचो, यू आर अमंग द टॉप 2-3% पीपल इन इंडिया। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप भारत में एजुकेटेड, फाइनेंस एजुकेटेड लोगों की बात करोगे तो आप टॉप 2-3% में आते हो, है ना। बट एक ईमानदारी की बात बताऊँ, अगर आपके पास भी आज अपना पैसा होगा ना, तो, और मैं 2, 4, 5, 10 हज़ार की बात नहीं कर रहा, मानो कि आपके पास 2 करोड़ रुपए और आपने इन्वेस्ट करने हैं, तो यू वुड नॉट बी कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट और इन द म्यूचुअल फंड। आपको आज भी किसी सहारे की ज़रूरत होगी कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए। यू वुड नॉट बी कॉन्फिडेंट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भारत जैसे देश में, जहाँ इतनी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने लोग कॉमर्स पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने लोग फाइनेंस पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है, लेकिन पैसा तो उन सबके पास भी है, उन्हें कैसे सही म्यूचुअल फंड हाउस तक पहुंचाया जाएगा उनकी नीड्स के हिसाब से? तो इन दोनों के बीच में जर्नी में आएगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उन सभी लोगों को गाइड करता है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस गाइड करता है कि आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, है ना। मैं सच बताऊं, आपको अभी भी नहीं पता कि आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ले रखी है वैसे इंश्योरेंस आप लोगों ने? कितने बच्चों ने ले रखी है अपनी इंश्योरेंस? भाई और कुछ नहीं ले रखा तो कम से कम वो जो अटल पेंशन योजना है वो तो करा लो अपने नाम पे। मुझसे अगर आप इंटर में पढ़े हो तो मैंने इंटर में भी बोला होगा करा लो, कितनों ने कराई? वो तो है। नहीं है तो आज का होमवर्क है आपका, कल मुझे मुंह तभी दिखाना जब अटल पेंशन योजना में आपका अकाउंट खुल गया हो, ठीक है ना। और मुझे फ़ोटो भेजना कि सर देखो मैंने अटल पेंशन योजना करा ली। क्यों? अब आपको लगे ये तो सर बहुत छोटा सा अमाउंट है, इतने छोटे से अमाउंट का मैं क्या करूं? बेटा, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगी लॉन्ग रन में, बहुत हेल्प करेंगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत हेल्प करेंगी लॉन्ग रन में। और अपना नहीं, अपने सब दोस्तों का, अपनी उम्र के जितने बच्चे हैं, जितनी जल्दी करा लोगे अटल पेंशन योजना उतनी अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ लाइफ कवर भी जितनी जल्दी ले लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी छोटी एज में लाइफ कवर लिया होता है उतना सस्ता मिलता है वो, है ना। चलो अभी लाइफ कवर के लिए नहीं है उतने पैसे, कोई बात नहीं, बट एक
अटल पेंशन योजना तो मुझे लगता है तुम्हारी तो साल की शायद 1,000-2,000 रुपये जाएगी इतनी छोटी उम्र में। कितनी जाती है अभी, किसी को अंदाज़ा है कितनी जाते पैसा उसमें? 2,000 चल जाएगी, 3,000 चले जाएंगे। एक बच्चे कह रहे 210 रुपये पर मंथ जाते हैं उनके, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 3,000 रुपये से भी कम है ना, साल में करा लो। अच्छा सुनो, तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल समझ आ गया? अभी तक पता है क्या था? इस डिस्कशन से पहले ना आपकी नज़रों में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक ड्रैकुला था कि ये तो हमारी रिटर्न खा जाता है। मैंने भी आपको दिखाया कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ना होता तो आप 29.29% कमाते। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप 28.04% कमाओगे, 1% कम कमाओगे, 1-1.5%। अब आपको लगा 1-1.5%, ये तो अंत तक जाते जाते जब मैं 60 साल का होऊंगा, जब मैं 70 साल का होऊंगा, करोड़ों रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा करोड़ों रुपए का डिफरेंस, पक्की बात है, हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, लैंग्वेज लिख लो ये बात कि इतने से फ़र्क से ही करोड़ों रुपए में फ़र्क आ जाएगा, करोड़ों का फ़र्क आ जाएगा। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया और नहीं मिला, सोचो बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के शायद आप अपना फंड ऐसे इन्वेस्ट करते जो कमाता ही 15%, 17%, उससे ऊपर आप कमा ही ना पाते, आप म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट ना कर पाते जहाँ पैसा डालना है। और अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, उसने अपनी कमीशन लेने के बाद भी आपको 28% कमा के दे दिए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसने मुझे 11% एक्स्ट्रा कमा के दिया, ना कि ये सोचना चाहिए कि उसने मुझे 1-1.5% कम कमा के दिया। मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? फ्यूचर कैसा देखता हूँ मैं इस एजेंसी का? मैं देखता हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे विल बिकम अ फंड ऑफ फंड्स काइंड ऑफ अ पर्सन। आने वाला भारत मैं कैसा देखता हूँ आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद? अगर मैंने इतने बड़ा क्लेम आज कर दिया बैच के अंदर कि शायद मैं आज से 10 साल बाद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चला रहा हूँ बड़ी, जो मैं मतलब इट्स जस्ट अ विजन, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा शायद कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ द सॉर्ट ऑफ द वर्क जिसमें कि मैं लीगली लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि फॉर विच आई विल बी गेटिंग सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। एंड इट इज़ दैट वर्क जिसके लिए मुझे एक्टिवली बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जैसा मैं अभी करता हूँ। देखो हर एक ने अपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग, अब वैसे फाइनेंशियली तो रिटायर्ड है हम लोग, पैसा जो कमा रहे जुड़ ही रहे, बट वर्क ज़िंदगी में उठेंगे सुबह उठ के काम तो कुछ करेंगे ना, ऐसे तो ज़िंदगी क्या होगी हमारी, काम तो कुछ फिर करना ही पड़ेगा ना जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ बिकॉज मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं, मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है मैं वैसा कुछ कर सकता हूँ। ये मुझे अभी आज लग रहा है, हो सकता है 10 साल बाद ना लगे, बट मुझे आज की डेट में क्या लगता है कि देयर बी पीपल जो बीच में हेल्प करेंगे, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज चला रहे होंगे बड़ी, विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे लोग इन्हें पैसा इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किस फंड में पैसा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि मोदी जी ने कह दिया, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मानो कि मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया था उस वक्त कि भाई हम भारत में मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। अगर मैंने मेक इन इंडिया का जो ब्रोश्योर है वो पढ़ लिया होता उस वक्त, और उस वक्त पूरी डिटेल्स देख ली होती कि किस किस सेक्टर पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आने वाला है, और मैं अब कंपनियाँ नहीं सिलेक्ट करने बैठूंगा मैं कि कौन सी कंपनियों में, मैंने वो म्यूचुअल फंड देखे, म्यूचुअल फंड स्कीम जो मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा लगाने वाले हैं, तो मुझे क्या करना था, मुझे अपने क्लाइंट्स का पैसा मैन्युफैक्चरिंग वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देना था। अब अचानक से मान लो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब हम EV की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो मुझे कुछ पैसा इसमें से निकाल कर EV वाले सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड में डलवा देना था। पता चला EV अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मानो कि अगला कौन सी सेक्टर की न्यूज़ आ रही है, उस सेक्टर की न्यूज़ पे मानो भारत ने डिफेंस के कोई पैक्ट साइन कर लिया, हमारी डिफेंस की मशीनरी बिकने लगेगी, तो यहाँ से पैसा निकल के वहाँ चले जाना चाहिए। बट क्या ये बंदा कर सकता है अकेले? क्या ये म्यूचुअल फंड में बेचकर नए म्यूचुअल फंड में मूव कर सकता है? नहीं। तो यू नीड अ पर्सन इन बिटवीन जो आपके म्यूचुअल फंड्स को भी मैनेज कर रहा हो। दिस विल ग्रो इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी ऑन दिस विल ग्रो इन फ्यूचर। सो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि मैं चाहे करूँ ना करूँ, आप करें, बट दिस टाइप ऑफ एजेंसीज विच वर्क विद द हेल्प ऑफ AI, विच वर्क टुवर्ड्स वेल्थ मैं इसे बोलता हूँ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन समझते हैं क्या होता है?
अब ना मार्केट में ऐसे दिखाया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो तो आपकी 2% रिटर्न खा जाता है, 1% रिटर्न खा जाता है और वो करोड़ों का फ़र्क कर देता है। हाँ, कर देता है। अगर आपने एक फ़ंड में पैसा लगाना है और यू आर 100% श्योर कि वो इकलौता फ़ंड है जिसमें पैसा डाल के आप छोड़ दोगे और आपका पैसा बढ़ता रहेगा, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज़ अ कंप्लीट नो। बट अगर आप अपने पैसे को रोटेट करना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो इट एट अ हायर पेस, जिस रेट पे एक म्यूचुअल फंड कमा रहा है, मानो पता है क्या होता है, फेज़ की बात होती है। कभी कभी कोई एक म्यूचुअल फंड 30% कमा रहा होता है, कोई और 25% कमा रहा होता है, फिर अगले साल कोई और 40% कमा रहा होता है। तो ये स्वैप करना कि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, वो आप नहीं कर पाओगे। वो एक अच्छा नॉलेजेबल डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो कर सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है उस सब में। वन मतलब मैं शायद आपको जो बात बोल रहा हूँ वो अभी आपको नहीं समझ आएगी। आज से 10 साल बाद जब आप ऐसी एजेंसीज देखेंगे दुनिया में, दुनिया में तो खुल रही हैं, इंडिया में प्रमोट होते हुए देखेंगे तो शायद आपको बेटर समझ आएगा। और ये कोई बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं होंगे, मतलब ये ऐसे नहीं होंगे कि ये 5,000 क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, नहीं, शायद ये सिर्फ 100 क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होंगे, हाई नेटवर्थ वालों को, अच्छी वर्थ वालों को। मान लो 100 लोगों का सबके 20-20 करोड़ रुपए लगे हुए, सो दे आर मैनेजिंग अ हैंडसम अमाउंट। आप समझ रहे हो? हाँ, फंड ऑफ फंड्स की तरह ही काम होगा ये बेसिकली। और बताइए बेटा, और कोई सवाल आपके मन में? मंथली एसआईपी को वेरियस फंड में लगाना चाहिए या एक दो चूज़ करके? गुड क्वेश्चन। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरी मंथली एसआईपी है, तो मैं उसे कैसे, मतलब एक ही फंड में लगाऊं? देखो, वो आपके कन्विक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको अगर एक फ़ंड पे इतना फेथ है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस पर लगाओ, और आपको लगता है कि नहीं, शायद मुझे मल्टीपल में जाना चाहिए, तो आप 2-3 फंड सिलेक्ट कर लो, सब में छोटी छोटी एसआईपी करा दो। मतलब मान लो आपकी एसआईपी 30,000 रुपये महीने की है, तो 10-10 हज़ार की 3 जगह करा दो। वो आपके कन्विक्शन पे है। और अगर आपको सिलेक्ट करना नहीं आता तो ये काम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं कि वो आप, अच्छा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन कभी कभी फर्जी भी होते हैं। फर्जी मतलब उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपनी कमीशन चाहिए। ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ जोड़ के दूर रहो, जो आपको प्रूव ही नहीं कर पा रहा, समझा ही नहीं पा रहा, जिसके माइंड में एक प्लान ही नहीं है आपके पैसे को लेके। ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फ़ायदा? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो कोटक वाला, याद है? अभी उस एग्जाम्पल पे देखो, कोटक के बैंक से आप कोटक का ईटीएफ, मतलब मान लो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, तो जो कोटक का बैंक आपको रेगुलर प्लान दे रहा है, तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हुआ ना एक तरीके से आपके लिए। क्यों हुआ? कितने बच्चों को समझ आया कि ये इस वक्त एक बैंक एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एक्ट कर रहा है? इस केस में बैंक एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या, लेकिन इस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कोई गाइडेंस दी, बताया कि कैसे इन्वेस्ट करना है? नहीं, बस आपने जो फंड सिलेक्ट किया। तो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बचो। ही शुड बी somebody who is guiding you, then there is value of paying 1% 2% कमीशन। वरना फिर क्या है? सिर्फ एक एजेंट बीच में इस काम के लिए थोड़ा चाहिए कि हमने वेबसाइट गलत सिलेक्ट कर ली। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा? और कुछ पूछना चाहते हैं आप, या चलें आज के लिए हम इतना ही? डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है रतिकांत, ठीक कह रहे हो आप। कुछ पूछना है तो पूछ लो, और 2 मिनट बैठा हूँ मैं आपके पास। थोड़ा खुद भी रिसर्च करो म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है? इंसेप्शन डेट क्या होता है बेटा? इंसेप्शन डेट उसे डेट को बोलते हैं जिस दिन म्यूचुअल फंड पहली बार ऑफर निकालता है ना, इनिशियल फंड ऑफर निकालता है। जब जैसे कंपनी अपना आईपीओ निकालती है ना, पहली बार जब शेयर बेचती है, वैसे ही फंड जब पहली बार बिका होता है 10 रुपये के रेट पे, तो उसे आईएफओ बोलते हैं, इनिशियल फंड ऑफर बोलते हैं। वही इंसेप्शन डेट होती है, मतलब जिस दिन म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ, ऐसे मान लो, ठीक है? म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं, उस स्कीम का जन्म हुआ, मतलब ऐसे मान लो आप, ठीक है? म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो में क्या चेक करें बेटा? जिसकी म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो कम हो उसे सिलेक्ट करो। अच्छा, एक बात बताओ, देखो कुछ चीज़ों को ना इंटरनेट पे ग्लोरीफाई किया जाता है ना? मेरे कुछ सवाल हैं, थोड़े तीखे सवाल हैं, पूछ लूँ मैं आपसे? पूछ लूँ? सुनो,
आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो जिस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। इसमें इन्वेस्ट करना बेटर है आपके लिए म्यूचुअल फंड ए में, या आपको म्यूचुअल फंड बी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो मतलब जितना पैसा मैनेज वो कर रहा है उसमें से कितने की एक्सपेंस रेशियो है वो 2% है। ये ऐसी मैंने फेक फिगर्स लिखी हैं, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। मतलब आप किसे सिलेक्ट करोगे, ए को या बी को? सब बच्चों ने कहा ए को सिलेक्ट करेंगे। एक बच्चे ने थोड़ा अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा सेट हो रखा हो बच्चा, 2% कह रहा है। ठीक है, तो बेटा जो भी भांग वांग पी रहे हो कम पियो। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से प्रेफरेबली आपको ए को पसंद करना चाहिए, है ना, अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ये मानता हूँ इसको ना बड़ा ग्लोरीफाई करके लोग अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि गो एंड सेलेक्ट दोज म्यूचुअल फंड विच हैव अ लोअर एक्सपेंस रेशियो बिकॉज एक्सपेंस रेशियो आपके, फिर वो चार्ट दिखा देते हैं एक एक्सेल शीट बना के कि ये देखो 1.5% के फ़र्क से आपकी ज़िंदगी में 5 करोड़ का फ़र्क आ गया जब आप 70 साल के हो गए। पता नहीं 70 साल जीना नहीं जीना, बट वो प्रूव कर देते हैं कि अगले 50-60 साल में आपको इतने करोड़ का अंतर आ जाएगा। आई एग्री, बट सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखकर आप फंड नहीं ले सकते बेटा, आपको ये देखना पड़ेगा वो कमा कितना रहा है। पता चला ये कमा रहा है 13%, ये कमा के दे रहा है 28%, फिर बेटा अगर वो 28% कमा रहा है एक्टिव इन्वेस्टिंग करके और वो उसमें से 2% ले भी लेता है तो कोई बुराई नहीं है, इतना बढ़िया कमा के भी तो दे रहा है। अगर ये कमाई 13% रहा है तो ऑब्वियस ज़्यादा उसमें ज़्यादा परसेंट लेगा, फिर भी इसकी नेट रिटर्न कम है, इसकी नेट रिटर्न ज़्यादा है। तो आपको नेट रिटर्न्स भी देखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस नहीं देखना चाहिए। देखो पता है एक्सपेंस रेशियो कब देखी जाती है? एक्सपेंस रेशियो तब देखी जाती है जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं जो सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी 50 को, जहाँ मैनेजर का दिमाग यूज़ नहीं हो रहा, जहाँ पे आप उसे पैसा ऐसी जगह लगाने को बोल रहे हैं कि जहाँ दिमाग नहीं लग रहा। तो फिर हम बोलते हैं भैया जब तू दिमाग ही नहीं लगा रहा तो सबसे कम खर्चा ले, तो बात ठीक है। लेकिन जहाँ उसका दिमाग खर्च हो रहा है, जहाँ, अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा एक बंदा, ये इस बंदे की सैलरी होगी 10 लाख रुपए महीने की कम से कम भी, फिर इसके अंदर 3-4 लोग, उनकी सैलरी होगी 5-5 6 लाख, फिर उनके अंडर सैलरी 2-2 लाख वाले बंदों की, फिर 50-50 हज़ार वाली सैलरी वालों के 100 बंदे बैठे होंगे, एनालिस्ट होंगे। अब इतनी बड़ी टीम बिना खर्चे के चल जाएगी? अगर ये टीम अच्छे से काम कर रही है और आपको बढ़िया कंपनियां सिलेक्ट करके कमा कर दे रही है तो क्या बुरा है? तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को ना, पता है इन्हें ना दुनिया ने डिमोनाइज कर दिया है, मतलब इन्हें वो बना दिया, विद्रोही बना दिया है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, चलो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका बुरा मत मानना, कि गरीब की सोच और अमीर की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको पता है अमीर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते, जो असली अमीर लोग होते हैं वो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते। अमीरों के म्यूचुअल फंड को बोलते हैं हेज फंड्स। अब इनके बारे में पढ़ना, ये अमीरों का म्यूचुअल फंड होता है, अमीर लोग इसमें पैसा लगाते हैं। इसमें टिकट साइज़ ही बहुत बड़ा होता है, यूजुअली 50 लाख 1 करोड़ का टिकट साइज़ होता है। मतलब आप इससे छोटी इन्वेस्टमेंट करो तो बाहर निकलो, गरीब आदमी से बात ही नहीं करते, चल भाग यहाँ से। आप समझ रहे हो, ऐसे हेज फंड्स हैं दुनिया में जिनमें 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए का टिकट साइज़ है, यानी पहला टिकट साइज़, पहली इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम कर रहे हो तो बाहर निकल जाओ, या मत आओ। मतलब मुफ्ती बंदे से बात ही नहीं करनी चाहते वो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कोई इज्जत नहीं देते इन्वेस्टर को। पैसा लाओ, जितनी पैसा लाओगे उतनी इन्वेस्टर की इज्जत। अब यहाँ पे बड़े लोग पैसा लगाते हैं, मानो कोई 100 करोड़ लगा रहा है, कोई 50 करोड़ लगा रहा है। अब यहाँ जो फंड मैनेजर होता है ना, जो हेज फंड मैनेजर होता है, एक अच्छी बात बताऊँ, इसके लिए देर आर नो रूल्स। ये पहले ही लिखवा लेता है देर आर नो रूल्स, माई गेम माई रूल्स, पैसा दे कमा के दूंगा। और वो भी कोई ऐसी गारंटी नहीं कि कमा के दूंगा, डूब भी जाते हैं, बट इनके ऊपर कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। और इनकी रेशियोज पता है एक्सपेंसेस की कैसे होती हैं, जैसे ये बोलेगा 2% तो मैं लूँगा मैनेजमेंट फ़ीस, और कभी कभी ऐसे बोल देता है 20% लूँगा ग्रोथ पे फीस। मतलब जितना कमाऊंगा उसका 20% रखूँगा, फिर बचा हुआ दूंगा। अभी अमीर की सोच देखो, फिर भी दे देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कमा कर ऐसा देता है, वो एक साल में पैसा डबल कर देते हैं। इनके ऊपर कोई रूल नहीं होता, ये गिरती हुई कंपनी को, एकदम बर्बाद कंपनी को खरीद लेते हैं, उसे ऊपर करवा देते हैं। ठीक है ना, मतलब ये गवर्नमेंट गिरा देते हैं, सरकार दिलवा देते हैं, इतना पैसा होता है इनके पास। ये छोटे मोटे देश की तो गवर्नमेंट गिरवा देते हैं अगर वो उनके रूल नहीं बनाती। कहते चलो चलो, मिलिट्री को कहते हैं पैसे देके चलो बेटा अटैक करो, नया नया प्राइम मिनिस्टर लाओ, नया हमारे रूल बनाओ।
ये इतने पावरफुल लोग होते हैं, मतलब ये पता है जो हेज फंड मैनेजर होते हैं, ये वो बंदे होते हैं जो एक बंदा एक साल में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 500 करोड़ रुपए कमा रहा है एक बंदा। आप समझ रहे हो, ये इतने बड़े बंदे होते हैं कभी कभी, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये इंडिविजुअल्स, ये हेज फंड होते हैं। इनके बारे में कभी अलग बात करेंगे, ये अभी हमारा करिकुलम का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच को बदलना पड़ेगा। खर्चे बचाने ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि खर्चे बेफिजूल के करो, बट इनकम बढ़ानी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़िंदगी में याद रखना, इनकम बढ़ानी ज़्यादा ज़रूरी है, खर्चे बचाने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। हाँ, कभी आप ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हो, ऐसी, अब आपकी सरकारी नौकरी है, अब आप इनकम तो बढ़ा ही नहीं सकते, आपकी फिक्स सैलरी है, तो फिर आपको खर्चे कम करने की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी ज़िंदगी है, बट वो आपको डिसाइड करना है दैट यू वांट टू लिव अ लाइफ वेयर यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम और यू वांट टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, दैट इज़ योर चॉइस। आई बिलीव इन अ लाइफ जहाँ पे हम कुछ ऐसा करें कि हमारी इनकम बढ़ रही हो, एक्सपेंसेस हो जाएंगे अपने आप मैनेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा इस बात को कि एक्सपेंस रेशो हाई से हाई होनी चाहिए, एक्सपेंस रेशो कमेंसुरेट होनी चाहिए अर्निंग के हिसाब से। अब अगर अर्निंग बहुत अच्छी दे रहा है कोई कमा के, तो 2% 1.5% कमीशन ले भी लेगा तो क्या बुरा है, वो नेट में फिर भी हमें ज़्यादा कमा के दे रहा है। और कोई कमीशन एक्सपेंस कम ले रहा है लेकिन कमा के कम दे रहा है, तो फिर बेकार है, डूब मरे, क्या फ़ायदा उसका। आई होप आई मस्ट हैव बीन एबल टू रिजॉल्व मेनी ऑफ योर क्वेरीज। चलिए, आई होप आई आंसर्ड टू ऑलमोस्ट एवरीबडीज क्वेरी टुडे। कल मिलते हैं, कल हम नया चैप्टर पढ़ लेंगे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सर, आप IB का सेशन, अब यार मुझे नहीं पता अभी। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, कल से फॉर्मल पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो आज की क्लास वेस्ट नहीं हुई यार, क्या करूँ मैं जब तक भाई चैप्टर को डेप्थ में नहीं लेके जाऊँगा, पढ़ाना कैसे, मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं रोबोट्स थोड़ी ना ट्रेन कर रहा हूँ, मैं इंसानों को ट्रेन कर रहा हूँ। तो आई हैव टू एक्सप्लेन देम, और मैं अब जितने भी चैप्टर आएंगे, क्योंकि अब सारे आपके जीवन में नए चैप्टर आएंगे, मैं पहले म्यूचुअल फंड्स पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाऊँगा, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स पढ़ाऊँगा, ऑप्शंस पढ़ाऊँगा, फिर फॉरेक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा, कैपिटल बजटिंग एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ाऊँगा। जितना भी अब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, मैं हर चैप्टर में यूजुअली पहला क्लास ऐसी लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको रियल लाइफ चीज़ें बताऊँगा कि रियल लाइफ में क्या होता है, फिर चैप्टर स्टार्ट करूँगा। वरना बिना उसके आई डोंट नो हाउ ICI वांट्स अस टू टीच, कि वो रियल लाइफ की बात ही नहीं कर रहे, है ना। एंड ट्रस्ट मी, जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा था, दैट आफ्टर टुडेज क्लास यू विल हैव बेटर नॉलेज ऑन म्यूचुअल फंड एज कम्पेयर टू अ डे बिफोर। आज 2 घंटे पहले आपके पास जो नॉलेज थी उससे कुछ तो ज़्यादा आई होगी नॉलेज। दैट इज़ वॉट द पर्पस ऑफ द क्लास वॉज। ऐसे ही हम जब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो डेरिवेटिव के बारे में भी ऐसी डेप्थ में बात करेंगे हम लोग। एक क्लास पूरी लगाऊंगा सिर्फ डेरिवेटिव का वर्ल्ड समझाने के लिए, कि डेरिवेटिव कैसे होते हैं, ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ। आई एम नॉट ट्रेनिंग यू टू इन्वेस्ट, मेरा वो काम नहीं है, मेरा काम एकेडमिक्स का है सिर्फ। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर, एंजॉय।